क्लास 12 हिस्ट्री के तीनों किताबों में जो सबसे मुश्किल किताब है फॉर मी एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इस बुक 2, क्योंकि बुक 2 के चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में खास करके काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जिनको बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। इवन तो हमने सबसे बेहतरीन वन शॉट क्रिएट किया एनिमेशन की मदद से, लेकिन फिर भी बच्चे इसके क्वेश्चंस को नहीं लिख पाते। कंटेंट तो समझ आ गया बट क्वेश्चंस लिखने में प्रॉब्लम होती है। एंड फॉर दोज स्टूडेंट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। दिस इज गोइंग टू बी द एपिसोड 2 ऑफ T20 सीरीज, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बुक 2 के सारे रिपीटेड PYQs, जिसमें 3 मार्कर्स भी होंगे, 8 मार्कर्स भी होंगे। अगेन ये वो सारे स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम CBSE, जहाँ पे NCERT सिलेबस को फॉलो किया जाता है, क्योंकि यही सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस घुमा फिरा के हर जगह पे पूछे जाते हैं। और जो PYQs का दायरा मैंने लिया है इस वीडियो को बनाने के लिए, दैट इज द लास्ट 15 इयर्स PYQ। तो आप इस बात से श्योर रहे कि इन सवालों के पूछे जाने के 95% से भी ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने कुछ नए सवालों को भी ऐड किया, जिसको हाल के 3-4 सालों में काफी पूछा गया है। उतने रिपीटेड तो नहीं, बट फॉर मी इट इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का चलन बढ़ रहा है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, बिकॉज इस वीडियो में आप एक तो बुक 2 को रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ मैं आंसर्स भी बताता हूँ। सेकेंडली, आप क्वेश्चंस से फेमिलियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम सवालों को करेंगे, ताकि अगर बोर्ड में वो सवाल आए या प्री बोर्ड में सवाल आए तो आपको नया ना लगे। यू नो व्हाट पॉइंट्स टू राइट, किस हिसाब से इंट्रो बनाना है। और यहीं पे तीसरा फीचर भी आता है जो आई डोंट थिंक हमारे अलावा कहीं पे आपको मिलता है, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। मैं आंसर्स के नुआंसेस आपको बताता हूँ, किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, कहाँ पे आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई बिलीव लर्नर ह्यूमैनिटीज इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट एलीट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। जो वैल्यूज हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग पेड बैचेस में भी ये चीजें प्रोवाइड करवाते होंगे। अब बहुत हो गया बड़ाई छाटना, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, स्टार्टिंग विद द वीडियो एंड माय इंट्रोडक्शन। आई एम सुधांशु फ्रॉम लर्नर ह्यूमैनिटीज। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, जस्ट गिव मी योर 5 मिनट्स, आई विल मेक यू रिग्रेट कि आपको ये चैनल महीनों पहले क्यों नहीं मिला। और अगर आप मुझे कई दिनों से, महीनों से या फिर सालों से देख रहे हैं, प्लीज टेल मी ये स्वेटर मुझ पे कैसा लग रहा है, बिकॉज आई एम एक्सपेरिमेंटिंग माय लुक ऑन द स्क्रीन, आई जेन्युइनली नीड योर एडवाइस। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारी T20 सीरीज का एक और रिचुअल हम लोग फॉलो करेंगे। वी विल डेडिकेट दिस वीडियो तो रोहित शर्मा, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन। जो उनकी टाइमिंग है, जिस हिसाब से उनका एलिगेंस है, किसी भी ग्राउंड पे किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने वो बहुत ही मैसिव स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू हिटमैन रोहित शर्मा। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So coming to the laptop screen, here we have most repeated questions from book 2 based on last 15 years PYQs. शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 से, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में भी था, दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, और चैप्टर्स में भी 2 सेक्शन होंगे, 3 मार्कर्स एंड 8 मार्कर्स। सो यहाँ पे सबसे पहला 3 मार्कर, एग्जामिन द काउजेस दैट मेड अल बरूनी विजिट इंडिया। हालांकि 3 मार्कर में तो काफी कम पूछा गया, बट इसको ना 8 मार्कर में कंबाइन करके पूछते हैं। अल बरूनी के बारे में कहेंगे कि भाई आप कास्ट सिस्टम का इनका डिस्क्रिप्शन बताओ, और ये भी बताओ कि ये आखिर इंडिया क्यों आए थे। तो इस वजह से भी ये 3 मार्कर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल बरूनी के लिए सवाल है, काउजेस बताने इंडिया क्यों आए थे। तो सबसे पहले तो इंट्रो लिखेंगे, बिकॉज बीइंग अ ब्लेड लर्नर, एक तो आपको इंट्रो लिखना आना चाहिए क्वेश्चंस में, और दूसरा यू हैव टू लव ह्यूमैनिटीज। बोरिंग ना लगे, खींच के ना लिखो। अल बरूनी का इंट्रो लिखेंगे भाई साहब, जैसा हमने कहा था कि सब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन पे कुछ भी आप लिख दो, या तो सब्जेक्ट की बड़ाई कर दो या उसके बारे में कोई फैक्ट लिख दो। तो हम एक फैक्ट लिखते हैं, ये एक सेंट्रल एशियन ट्रैवलर है, इसकी किताब है किताबुल हिंद, और ये क्यों आए थे वो बताते हैं। सबसे पहला, सुल्तान महमूद का ख्वारिज़म होता है, वो अल बरूनी को बंधक बना के ख्वारिज़म से गजनी ले आता। अब चूंकि ये गजनवी अंपायर जो था उसका बॉर्डर लगता था पंजाब से, तो इनका इंटरेक्शन शुरू हुआ पंजाबी और इंडियंस लोगों से, तो वहाँ से इंडियंस से लगाव बढ़ा। ऑलरेडी इन्होंने इंडियन किताबों को, एस्ट्रोनॉमी की किताबों, मैथमेटिक्स की किताबों, इन सब का अरबिक और पर्शियन ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ था, क्योंकि ख्वारिज़म जो है सिटी ऑफ स्कॉलर्स मानी जाती थी। तो ऑलरेडी वो इंडियन इंटेलेक्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और सुल्तान महमूद काफ़ी बार इन्वेड भी करता था इंडिया को। तो इस वजह से एक बार जो है उसके इन्वेजन में ये साथ में आ जाते हैं। वो तो अपना इन्वेड करके वापस चला जाता है, ये यहाँ पे इंडिया रह जाते हैं और काफ़ी जो है इंडिया में सैर करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स अल बरूनी वॉज एंटाइज्ड टू विजिट इंडिया। पहला इंडियन नॉलेज, दूसरा इंडियन लोगों के साथ इंटरेक्शन, और तीसरा
हाउ ही केम टू गजनी फ्रॉम ख्वारिज़म, और फिर बाद में सुल्तान महमूद का इंडिया पे इन्वेजन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बैरियर्स फेस्ड बाय अल-बरूनी इन अंडरस्टैंडिंग द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट को समझने के लिए कौन-कौन से बैरियर्स उनको झेलने पड़े, जिनका ज़िक्र वो अपने किताब में करते हैं। तो अगेन इंट्रो अल-बरूनी के ऊपर ही रहेगा, उनके बारे में हम फैक्ट बता रहे हैं। किताबुल हिंद और सेंट्रल एशियन ट्रैवलर थे, 11वीं सेंचुरी के थे। इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं। इनके आपको सीक्वेंस याद रखने बहुत ज़रूरी है, उनसे सवाल आ जाता है कई बार बोर्ड्स में भी और सीयूटी में भी। और जब भी आप डेट या टाइम पीरियड मेंशन करो तो उसको हाइलाइट ज़रूर करो। 3 बेसिक प्रॉब्लम्स थे। पहला तो संस्कृत एज़ अ लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत नई है पर्शियन या अरेबिक बैकग्राउंड के लिए, जो कि अल-बरूनी वहीं से आते थे। दूसरा, रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंस है। आप मदुरई के रिलीजन को देखें और वाराणसी के धार्मिक परिप्रेक्ष्य को देखें, बैकग्राउंड को देखें, तो बहुत डिफरेंस लगता है। इस वजह से इंडिया के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूरे धार्मिक लैंडस्केप को समझ चुका हूँ। तो दैट इज़ द थिंग। और तीसरा, द सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडियन क्राउड, जो कि बहुत सारी बुरी चीज़ों को भी इतने कॉन्फिडेंटली, इतने प्राइडली ओन करते थे कि वहाँ पे आप फिगर आउट नहीं कर पाएँगे कि क्या ये वाक़ई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कास्ट सिस्टम के कंटिन्यूएशन के पीछे जो अल-बरूनी ने लॉजिक बताया कि भाई यहाँ पे प्योरिटी एंड पॉल्यूशन काम करता है, तो उसको उन्होंने डिफाई करा था अपने स्तर से कि भाई प्योरिटी पॉल्यूशन तो वाक़ई में नेचर के द्वारा कहीं पे एग्ज़िस्ट करते भी नहीं है। कोई भी जो इम्प्योर चीज़ है वो अल्टीमेटली प्योर होने की कोशिश करती है। लेकिन ये इंडियंस इस पे इतना यकीन रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये थ्योरी सही है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। सेल्फ एब्जॉर्प्शन का मतलब अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा मशगूल रहना, इन्वॉल्व रहना और अपनी चीज़ों को सही मानना। ये अल-बरूनी ने कहा कि भाई इंडियंस की ये प्रॉब्लम है। फिर साइड में ये भी पूछा गया था दूसरे सवालों में, मेंशन एनी 2 सोर्सेस, तो इन्होंने वेदों, पुराणों को पढ़ा, जिससे इंडियंस के बारे में पता चल पाया। भगवद गीता को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को, पतंजलि की किताबों को पढ़ते हैं, ग्रामर खाल ताकि वो संस्कृत के नुआंसेस सीख सके, और मनुस्मृति को पढ़ते हैं। ये अल-बरूनी के रास्ते में जो उन्होंने बैरियर्स फेस किए वो है। तीसरा, इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिटी ऑफ दिल्ली। बतूता ने कैसे इंडियन शहरों को डिस्क्राइब करा है ये आपको बताना है। तो इसमें चूंकि दिल्ली को ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल तौर पे डिस्क्राइब किया था, बाकी थोड़ा सा दौलताबाद का भी ग्लिम्स देते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा मेजरली दिल्ली या तुगलकाबाद पे होगा। चूँकि सवाल इब्न बतूता का है तो वी विल राइट एन इंट्रो कि भाई साहब एक अफ्रीकन ट्रैवलर था जो 14th सेंचुरी में आया था। अगेन चूँकि मैंने डेट लिखा है तो आई विल हाइलाइट। उनकी जो किताब है रिहाला, ऑलरेडी मैंने कॉमा के अंदर डाल दिया है, बट फिर भी आप चाहे तो हाइलाइट कर सकते हैं। वो मिडावल इंडिया और दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक अच्छा खासा सोर्स हमें देती है। शहरों के बारे में क्या कहते हैं कि भाई शहरों में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाज़ार भरे रहते हैं सामानों से, इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन तो होता ही होता है, बाकी बहुत सारी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, गाना-बजाना भी होता है, लोग मिलते-जुलते हैं। पर बाज़ारों में या शहरों में आपको बहुत जगहों पे मॉस्क और टेम्पल्स भी दिख जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इब्न बतूता एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी लाइफ। डिस्क्राइब इब्न बतूताज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे उन्होंने इंडियन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करा। आप चाहे तो उस ज़माने के इंडियन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी इंट्रो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बतूता के बारे में लिखा है, वही इंट्रो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। देन व्हाट ही हैज़ रिटन अबाउट इंडियन कम्युनिकेशन। सबसे पहले वो बताते हैं कि भाई पूरे रास्तों पे, पूरे ट्रेड रूट पे आपको काफ़ी सारे इन्स यानी कि छोटे-छोटे होटल्स, कारवां-सराय और जो गेस्ट हाउसेज़ हैं वो भी बने हुए होते थे। अब जो अमूमन सरकारें बनाती थी उनके खर्चे पे चलते थे, ताकि जो व्यापारी हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको रात में रुकने के लिए स्टे मिल सके, या बीमारी से कोई अगर पीड़ित है तो वो वहाँ पे रुक के अपने आप को हील कर सके। ये तो ओवर द रूट कम्युनिकेशन की बात है। बाकी इन्फॉर्मेशन और सामानों का किस तरीके से आदान-प्रदान होता था, इसके लिए उन्होंने 2 सिस्टम बताए हैं, उलूक सिस्टम और दावा सिस्टम। इससे कई बार एमसीक्यूज़ भी आते हैं। उलूक सिस्टम वाज़ रन बाय रॉयल हॉर्सेस, घोड़ों के द्वारा इसमें सामान और इन्फॉर्मेशन पहुँचाए जाते थे। इसमें एक हॉर्स पोस्ट यहाँ पे बना है, तो दूसरा हॉर्स पोस्ट जो है 4 मील के डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ से एक पोस्टमैन निकलेगा घोड़े पे, यहाँ पहुँचेगा। फिर इस हॉर्स पोस्ट पे जब ये पहुँचेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पोस्टमैन तैयार होता था अपने घोड़े के साथ, और वो इसके सामानों को, खतों को लेके जो है आगे पहुँचाएगा। दैट वाज़ उलूक सिस्टम। दावा सिस्टम में चीज़ें ऐसी होती थी, बट इसमें एक तो जो पोस्ट है वो काफ़ी क्लोज़ली लोकेटेड होते थे और इसमें घोड़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, लोग दौड़ के जाते थे। तो इसमें 1 मील के अंदर 3 स्टेशन होता था। जैसे 1 मील है तो 1 स्टेशन ये हो गया, 1 स्टेशन ये हो गया, 1 स्टेशन ये हो गया। यहाँ से एक पोस्टमैन निकलेगा खतों को लेके, सामानों को लेके, और बहुत तेज़ी में भागेगा। उसके खतों के साथ एक डंडा जाता था जिसमें चीज़ें लटकाई होती थी सामानों की। तो उसमें एक घंटा भी होता था, तो वो बजता रहता था, लोगों को पता चल गया कि भाई पोस्टमैन आया, तो लोग साइड कर देते थे। तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक पोस्टमैन तैयार है जो ऑलरेडी घंटों की आवाज़ सुन के तैयार हो चुका था। फिर वो यहाँ से इसे सामान लेगा, फिर वो यहाँ पे पहुँचाएगा। ये कहते हैं दावा सिस्टम। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अपोजिट टू मेनी पीपल्स ओपिनियंस, हमको लगेगा कि उलूक ज़्यादा फास्ट था, नहीं दावा ज़्यादा फास्ट था, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी। 3 मील के अंदर 1 मील के अंदर 3 पोस्ट हैं
और इंसान अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग रहा है, घंटी वगैरह भी लगे हुए हैं। माना जाता था कि इस दावा सिस्टम में फूड पोस्ट के ज़रिए तो खुरासन, सेंट्रल एशिया से फ्रूट्स वगैरह मँगाए जाते थे। तो इतना एफिशिएंट और इतना वेल कनेक्टेड था। अब आते हैं अगले सवाल पे। बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट लाइक फ्रेंच फिलोसोफर्स मोंटेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स। कि बर्नियर ने जो इंडिया में लैंड ओनरशिप सिस्टम का ब्यौरा दिया है, उससे कार्ल मार्क्स और मोंटेस्क्यू जैसे फिलोसफर्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने हिसाब से इसमें कॉन्क्लूजन्स निकाले। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा बर्नियर के बारे में, या आप चाहे तो इंपीरियल लैंड ओनरशिप सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे समराइज हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बर्नियर के बारे में बता रहा हूँ कि भाई ये मुगल एम्पायर के बारे में कहता है कि इसने सारी ज़मीनें होल्ड की हुई थी। दैट वाज हिज डिपिक्शन ऑफ इंडियन लैंड ओनरशिप सिस्टम। और इसके अकाउंट पे फिर जो है यूरोपियन फिलोसफर मोंटेस्क्यू एंड कार्ल मार्क्स ने अपने अपने थ्योरीज इजाद की, इंट्रोड्यूस किया। ये काफ़ी पूछा रहता है। पहला है मोंटेस्क्यू का थ्योरी। वो कहते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की एक थ्योरी देते हैं, जिसका मतलब है कि ईस्ट में, ओरिएंटल वर्ल्ड का मतलब ईस्ट की दुनिया, और डिस्पोटिज्म का मतलब एक ऐसी हुकूमत है जहाँ पे सारी शक्तियाँ आपके हाथ में। वो कहते हैं कि ईस्ट में सारे रूलर्स इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना ऐसे जो सारी अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, उनके लिए प्रजा केवल रद्दी है और प्रजा उनके मर्जी पे जीवित रहती है, हमेशा पॉवर्टी में रहती है, गुर्बत में रहती है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज अम्पेयर ही ओन करता है। इसका बेसिस भी फ्रांसिस बर्नियर ही था, क्योंकि उसने अपनी किताबों में सीधे तौर पे कह दिया था मुगल अम्पेयर इज द ओनर ऑफ ऑल द लैंड्स, और वही रेंट पे देता है लोगों को, तभी लोग खेती कर पाते हैं। मार्क्स ने एक और थ्योरी इजाद की मोंटेस्क्यू के काफ़ी बाद, लेकिन वो भी बर्नियर की थ्योरी में ही रूटेड थी। वो कहता है कि बर्नियर ने जो कहा है कि मुगल एम्पायर के पास सब सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है, वो वाकई में होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो गाँव में होता है, और गाँव से सीधे जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, वो शहरों में चला जाता है। तो गाँव के लोग जो है शहरों में बिना कुछ सोचे सरप्लस अमाउंट दे देते हैं, क्योंकि वो एम्पायर की हिदायत होती है, उसका वो हुक्म होता है, टैक्स के तौर पे देना होता है उनको। बदले में गाँव को क्या मिलता है? ऑटोनॉमी मिलती है। थोड़ा सा अलग एंगल देते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के गाँव और सोशल लाइफ बहुत दिनों तक अनचेंज्ड क्यों रहा? इस वजह से, क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे वो ग्रामीण लोगों को ऑटोनॉमी देते थे, और इन द एवज ऑफ सरप्लस देने के एवज में, और लोग जो है उनको अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सरप्लस क्यों देंगे? क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो है वो एम्पायर ही ओन करता था। तो एज पर मार्क्स, इंडियन सोसाइटी एगैलिटेरियन थी, ऑटोनॉमस थी। एगैलिटेरियन का मतलब जहाँ पे हर कोई ऑलमोस्ट सेम ही लेवल का था, फाइनेंशियल लेवल पे एटलीस्ट, क्योंकि सारे ही गरीब थे, कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो था नहीं। दैट वाज ऑल अबाउट द बर्नियर एंड उनके इम्पैक्ट्स के बारे में हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 8 मार्कर्स। सबसे पहला 8 मार्कर है बर्नियर का ही। एक्सप्लेन द बर्नियर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड ओनरशिप सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। 15 में, 17 में, 18 में पूछा गया है। इंट्रो पहले देंगे बर्नियर का। ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर। अगर आप चाहें तो ये पीरियड मेंशन कर सकते हैं। इस 12 सालों के दौरान बर्नियर इंडिया में था, 1656 टू 1668, एंड उसने लैंड ओनरशिप के सिस्टम के ऊपर अच्छा खासा ब्यौरा दिया। तो अभी हमारा पूरा फोकस उसको एक्सप्लेन करने में होगा। बर्नियर का ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले तो ओवरव्यू देंगे, उसकी किताबों को पढ़ के हमें लगता क्या है। इंडियन सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप पे उसने क्या कहा वो बताएंगे, फिर कैसे उसको क्रिटिसाइज करा, और फिर जो इसने कहा है अगर हम उसे मुगल डॉक्यूमेंट से कंपेयर करते हैं तो मुगल डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा गया है वो भी देखना होगा। देन वी विल टॉक अबाउट द बर्नियर्स थ्योरीज इम्पैक्ट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है कार्ल मार्क्स और मोंटेस्क्यू के तौर पे। तो ओवरव्यू अगर हम देखिए, बर्नियर की जो थ्योरीज है, उनके जो इंसाइट्स है वो काफ़ी ऑब्जर्वेटिव हैं, काफ़ी डिटेल्ड हैं, और माना जाता है कि ये मुगल इंडिया और कंटेम्प्रेरी यूरोप को इस वजह से कंपेयर कर रहे थे क्योंकि वो यूरोप के पॉलिसी मेकर्स को खुश कर सके। वो बता सके कि यूरोप में कितना अच्छा डेवलपमेंट फ्रांस के रूलर्स ने, जर्मनी के रूलर्स ने किया, और ये चीज़ एशिया में नहीं है। अब इंडिया के लैंड ओनरशिप को कैसे डिस्क्राइब करता है? ये कहता है कि मुगल एम्पायर के पास सारी ज़मीनें हैं। एम्पायर इज़ द अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी, और ही कॉल्ड द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज़ बीइंग हार्मफुल। टाउन ओनरशिप मतलब एम्पायर के हाथ में सारा कंट्रोल है। ये हार्मफुल है क्योंकि जब लोग खेतों में खेती करने जाते हैं, उनको ये चीज़ पता है कि ये खेत मेरा नहीं एम्पायर का है, तो लोग पूरे मन से खेती नहीं करते, लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो वो कहता है कि यूरोप में इस वजह से इतनी एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी है, डिस्पाइट बीइंग लेस फर्टाइल देन एशिया और इंडिया, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। लोगों को पता है कि मेरी ज़मीन है, इस पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इसका फल भी मुझे ही खाना। यहाँ पे लोगों के पास ये श्योरिटी नहीं है, और इस वजह से जो है इकोनॉमी पे और ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्रिटिसिज्म क्या किया, किस किस वजह से जो क्राउन ओनरशिप है वो गलत है बर्नियर के लिए। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि भाई क्राउन ओनरशिप की वजह से कोई लंबे तौर पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि ये ज़मीन आज मेरे पास है, कल नहीं रहेगी। दूसरा, इंडिया का जो लैंडलॉर्ड क्लास है, जो फ्यूडल क्लास है, वो कभी उतना अमीर नहीं हो पाएगा, ये तो यूरोप के लैंडलॉर्ड्स है, क्योंकि यूरोप के लैंडलॉर्ड्स के पास हमेशा परमानेंट ज़मीनें होती हैं, इनके पास नहीं होती। एंड ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इंडिया के जो नॉर्मल पीजेंट्स है, जो खेतों में काम करते हैं, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। सो देयर इज़ नो मिडिल क्लास इन इंडिया। या तो सारे लोग गरीब हैं और एक बहुत छोटा सा तबका है जो बहुत अमीर है, उसमें राजा और उसके नोबल्स आते हैं।
फिर मुगल डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देखें तो वो अलग ही दुनिया सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एम्पायर जो है वो ज़मीनों पर टैक्स लिया करता था, ये कोई रेंट नहीं था, यानी कि सारी ज़मीनें उनकी नहीं थी, लोगों के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी और उसको यूज़ करने के लिए, उस पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए लोग टैक्स देते थे, जैसे बाकी सरकारों को देते हैं। तो ये बोल्ड डॉक्यूमेंट है, हालाँकि ये चीज़ वेरीफ़ाई हो जाती है 8 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब, जब ये कहा जाता है कि लोग जो है अपने अनुसार अपनी ज़मीनों को बेच सकते थे। तो जब लोग अपने अनुसार अपनी ज़मीनों को बेच सकते हैं, बीच में एम्पायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स सारी ज़मीनें एम्पायर को की तो थी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था। दैट इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन बाय द मुगल डॉक्यूमेंट्स, मेनली आईन अकबरी। तो आप अगर चाहें तो आईन अकबरी को भी मेंशन कर सकते हैं कि एज़ पर आईन अकबरी। और ये बर्डियर थ्योरी के 2 इम्पैक्ट है, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म एंड द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उसको एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा गया कि एशिया में एक बहुत अलग टाइप का प्रोडक्शन होता है। लोग अपने एग्रीकल्चरल सरप्लस को का सौदा करते हैं अपनी ऑटोनॉमी के लिए कि भाई हमारे काम-काज में आप बिल्कुल भी दखल मत दीजिए। दूसरा सवाल, एग्जामिन हाउ इब्न बतूताज अकाउंट enables historians स्टोरी construct द अर्बन लाइफ ऑफ 14th सेंचुरी। हमने इसे 3 मार्कर्स में भी देखा, बट हम इसे 8 मार्कर में भी देखेंगे कि भाई साहब इंडिया इब्न बतूता के जो अकाउंट है, उनकी जो किताबें हैं, उनसे कैसे इंडिया के शहरी जीवन के बारे में पता चलता है। तो वी विल राइट एन इंट्रो अबाउट इब्न बतूता और उसके बाद शहरी जीवन में क्या-क्या बताएँगे। सबसे पहले तो ओवरऑल शहरों का फीचर बता देंगे। फिर दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे उसने डिस्क्राइब करा है वो बताएँगे। सोशल लाइफ कैसा था शहरों में एज़ पर बतूता वो बताएँगे और इकोनॉमिक लाइफ कैसा था वो बताएँगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ओके हाउ हिज़ अकाउंट्स आर सो हेल्पफुल। जनरल फीचर वो कहता है कि टाउन्स में काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है, जिस भी व्यक्ति के पास ड्राइव है, रिसोर्सेज़ है, स्किल है, वो आके यहाँ पे पैसा कमा सकता है। बहुत सारे सामान यहाँ पे खरीदे बेचे जाते हैं। दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, उस ज़माने में उसे तुगलकाबाद कहते थे और दौलताबाद जो है वो दिल्ली का राइवल है, जो नई कैपिटल थी तुगलकों की। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। किस स्टेट में दौलताबाद पड़ता है, वो आपको बताना है इन द चैट बॉक्स। अब आते हैं डिपिक्शन ऑफ दिल्ली। वो कहता है कि दिल्ली में तुगलकाबाद एक फोर्ट है जिसके अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। फोर्टिफिकेशन वॉल भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। रैम्पार्ट का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन वॉल। ये काफ़ी चौड़ा है, मतलब एक आउटर लेयर भी है, एक इनर लेयर भी है और बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। इन बीच के डिस्टेंस में कमरे बनाए गए जिसमें मैगज़ीन स्टोर्स है, बैलिस्टास वगैरह, ताकि कल हो के किसी किले पे आक्रमण हो जाए तो हम डिफेंड कर सकें। टोटल 28 दरवाजे हैं इस पूरे तुगलकाबाद में, जिसमें बदायूं दरवाज़ा सबसे बड़ा है, तो ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मांडवी दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे बगल में अनाज का मार्केट है, ग्रेन मार्केट है। एंड गुल दरवाज़ा इज़ अ, दरवाज़ा गेटवे जहाँ पे बगल में ऑर्किड है, तो गुल जो है बेसिकली उसी से आता है, खुशबू से। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिपिक्शन ऑफ दिल्ली। फिर बताता है कि बहुत सारे ग्रेव्स हैं और कुछ ग्रेवयार्ड्स इसने डोम और आर्क वगैरह भी देखे हैं, तो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। तीसरी चीज़ सोशल लाइफ, ये बताता है कि शहरों में केवल इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन नहीं होता बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाज़ार जो है कल्चरल हब भी है, एक तरीके से लोगों के जुड़ने का साधन भी है। पहले तो लोग यहाँ पे धार्मिक पर्पज़ से आते ही हैं, मॉस्क और टेम्पल विज़िट करने अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन। और दूसरा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। वो दौलताबाद के एक छोटे से मार्केट का ज़िक्र करता है जिसका नाम है ताराबाद। ताराबाद इज़ नॉट अ सिटी, इट्स अ मार्केट जो दौलताबाद में लोकेटेड है। वो कहता है यहाँ पे एक चौराहा है जहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंसेज़ होते हैं, लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं और लोग उसे एन्जॉय करते हैं। इसमें बड़े-बड़े नोबल्स और इवन राजा तक कई बार जो है उसने ज़िक्र किया है, इन परफॉर्मेंसेज़ को देखने आता था। मुस्लिम रूलर्स भी आते थे। इकोनॉमी ऑफ टाउन्स, कैसे सर्वाइव करती थी टाउन की इकोनॉमी? एग्रीकल्चर तो होता नहीं था, तो वो आ जाता था गाँव से, क्योंकि गाँव का सारा सरप्लस टाउन में स्टोर होगा। दूसरा, मेनली टाउन्स में मैन्युफैक्चरिंग होती थी सामानों की, चाहे उसमें क्लॉथ हो, कपड़े हो, मसाले हो, ज्वेलरी हो। तो टाउन्स वेयर द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इस वजह से लोग बहुत पैसा कमाते थे, क्योंकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी डिमांड थी। जिस लेवल पे फिनिशिंग हमारी होती थी, जिस लेवल पे कारीगरी हमारी होती थी, वो अनमैच्ड थी। दैट वाज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ टाउन्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस ऑफ अल-बरूनी इन द सबकॉन्टिनेंट। कि भाई साहब सबकॉन्टिनेंट में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंट्रो हमारा अल-बरूनी के ऊपर रहेगा, थोड़ा-सा बड़ा रहेगा, जैसे पिछले 3 मार्कर में तो हमने यहीं तक लिखा था। इसमें मैंने एक और फैक्ट ऐड कर दिया है, अगेन अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो है अल-बरूनी। सब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर ये सवाल है, कि भाई इनको फिज़िक्स की नॉलेज थी, मैथ्स की नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी की समझ थी, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री वगैरह जानते थे, तो ही वाज़ अ टोटल पॉलीमैथ, जो कि एज़ अ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट आप सबको बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एस्पायर टू बी पॉलीमैथ, और फिर लाइफ में इतना आगे जाओगे दैट देयर विल बी नो लिमिट। तो अब ओवरऑल चीज़ें हमें बतानी है, सब कुछ बताना है। क्यों ये इंडिया आते हैं, सबकॉन्टिनेंट आते हैं, क्या-क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी, कौन-कौन से सोर्सेज़ रेफ़र करा इंडिया को समझने के लिए, इंडिया आने के बाद क्या-क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, एंड देन हाउ ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द इंडियन कास्ट सिस्टम। क्योंकि जब हम इनकी किताबों की बात करते हैं, तो कास्ट सिस्टम का जो उनका डिस्क्रिप्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेड है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है। रीज़न ऑलरेडी हमने देख लिया था, 3 बैरियर्स ऑलरेडी हमने देख लिए थे, और फिर सोर्सेज़ क्या-क्या यूज़ किए इन्होंने इस सबकॉन्टिनेंट के समाज को यूज़ कर समझने के लिए, वो भी हमने देख लिया। वेदों का, पुराणों का इस्तेमाल किया, श्रीमद् भगवद गीता, पतंजलि की किताबों का इस्तेमाल किया ताकि ग्रामर को सीख सकें। इंडियन कास्ट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो कहते हैं कि 4 वर्ण हैं, चारों
एज पर ऋग्वेद इस तरीके से निकले हैं, कोई मुख से निकला है, कोई कंधे से निकला है, कोई जांग से निकला है और कोई पैर से निकला है। और लोगों का मानना है कि ये जो रैंकिंग है वो बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन है, कि चूंकि जो शूद्र हैं वो पोल्यूटेड कामों को करते हैं, तो इस वजह से वो नीचे आते। हालांकि अलबरूनी ने इसे डिसअप्रूव किया और कहा कि दुनिया में जो भी चीज़ इम्प्योर है वो अल्टीमेटली प्योरिटी की तलाश में रहती है और उसको प्योर करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स काम करते हैं। तो हमेशा एक कम्युनिटी प्योरिटी इम्प्योरिटी में ही रहेगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अलबरूनी का अपना व्यू पॉइंट था। इंडिया आने के बाद वो पतंजलि की ग्रामर को ट्रांसलेट करते हैं अरबिक में। और एक चीज़, रिहाला और किताबुल हिंद जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, वो दोनों अरबिक में लिखी हुई है। हालांकि उस ज़माने में पर्शियन टेक्स्ट भी काफ़ी लिखे जाते थे, बट यहाँ पे ये दोनों टेक्स्ट तो अरबिक में है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और बर्नियर की जो किताब होगी, चूंकि ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर, तो उसकी किताब फ्रेंच में ही होगी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो पतंजलि की किताबों को ट्रांसलेट किया ताकि लोग संस्कृत ग्रामर को सीख सके, उसके फेनेटिक्स को समझ सके, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। यूक्लिड की ज्योमेट्री, जो ग्रीक ज्योमेट्री थी, इसको इन्होंने सीखा था अरबिक में। ग्रीक हालांकि जानते नहीं थे, बट ग्रीक किताबों से वाकिफ बहुत थे, तो उसको उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया। तो जो 10th का चैप्टर था ना यूक्लिड वाला, वो अलबरूनी के वजह से ही पॉसिबल हो पाया। एंड फिर इंडिया में जहाँ-जहाँ भी गए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट किया। हालाँकि वी जस्ट डू नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट आइटिनरी कि कहाँ-कहाँ से होके गुज़रे थे। बट माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जगहों पे गए थे, इंक्लूडिंग वाराणसी, जो कि काफ़ी दूर है इनके कोर रीजन से। दैट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 पे। नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर 6, बट बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर 6 आई हैव समथिंग टू शेयर। अगर आप सीयूटी के एस्पिरेंट है, यू कैन चेक आउट आवर बैचेस, द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। आपके कई सारे सीनियर्स ने इन्हीं बैचेस से पढ़ के डीयू, बीएचयू, जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह बनाई है। यू कैन बी द वन एज वेल। अभी वो डिस्काउंट्स पे भी चल रहा है और फायदा ये कि अगर आप अभी इनरोल करते हो, यू गेट ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो अभी आपकी बोर्ड की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। इन केस अगर आप बोर्ड की केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको डिफरेंट सैम्पल पेपर्स मिलते हैं अलग-अलग डिफिकल्टी लेवल के। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आप उन सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करते हो, आपको बाकायदा कॉपीज़ चेक करके मिलती है ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सको। इसके अलावा आंसर राइटिंग के मॉड्यूल्स भी हैं वहाँ पे। सो इट इज़ आंसर राइटिंग कोर्स कम सैंपल पेपर। सो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट। शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 की 3 मार्कर से। सबसे पहला 3 मार्कर, हाउ इज़ द लेगेसी ऑफ कबीर इम्पोर्टेंट फॉर आवर जनरेशन? ये पिछले 2 सालों में काफ़ी पूछा गया है। इवन 2024 में ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि कबीर आज की जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं। इसको 2025 में ऐसे पूछा गया था कि कबीर वाज एंड इज टू द प्रेजेंट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज हु क्वेश्चनड entrenched सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज इन द सर्च ऑफ डिवाइन। कि ऐसे लोगों के लिए कबीर आज भी इंस्पिरेशन है जो रूढ़िवादी चीज़ों में, जो समाज में दबी हुई है, समाज में जुड़ गई हैं, एक ऐसे तौर पे जो उखाड़ी नहीं जा सकती, उसके लिए और उसके अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं, उनके लिए कबीर आज भी एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है। तो कबीर के इम्पोर्टेंस की बात है, आज के ज़माने में क्या उनकी रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि सवाल कबीर का है तो इंट्रो उनका जाएगा। संत कबीर वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पोएट, 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच आए थे। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट टाइमलाइन पता है। आज के सर्कमस्टांसेस में बाबा कबीर हमारे लिए बहुत रिलेवेंट हो जाता है। सबसे पहले, जैसे हमारा समाज डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने से जूझ रहा है, कबीरदास ने अपने दोहों में डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, बहुत सारे नामों से परमात्मा को बुलाया और ये मैसेज दिया कि सारे धर्मों के जो परमात्मा है, द ऑलमाइटी इज द ओनली वन। जिस तरीके से एक सोने से आप बैंगल बनाते हैं, उसी सोने से आप अंगूठी बनाते हो, तो सोना तो एक ही है। आपने नाम अलग अलग दे दिया, शक्लें अलग अलग बना दी है। ब्रदरहुड प्रीच किया, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा प्रीच करते हैं। हिपोक्रेसी के अगेंस्ट थे, जो हैवी रिचुअल्स है जिस भी धर्म में हो उसके अगेंस्ट थे। और पुराने धार्मिक ढर्रों को, उनके इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन किया, जो कि आज के ज़माने में बहुत लोग करते हैं। तो उनके लिए जो है कबीरदास एक रेलेवेंस सोर्स है, एक इंस्पिरेशन है। दैट इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ बाबा कबीर इन द प्रेजेंट डे जनरेशन। दूसरा सवाल, इमेजिन यू आर क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट ऑन मीराबाईज लाइफ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इमोशंस ऑफ डिवोशन इन हर पोएट्री? ये है भाई साहब सिचुएशन बेस्ड सवाल। मीराबाई के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और आप कैसे उनके डिवोशन को एक्सप्लेन करेंगे जो उन्होंने पोट्री के थ्रू बयां किया है। जो जेनेरिक्स क्वेश्चन है उनको हम आगे देखेंगे इन द 8 मार्कर। अभी हम लोग नए टाइप के सवालों को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर इस चैप्टर से नए टाइप के सवाल आ गए तो मुश्किल हो सकती है। मीराबाई के ऊपर सवाल है, तो मीराबाई का इंट्रो, एज शी वॉज आर्ग्यूबली द मोस्ट नोन पोएट। अगर हम भक्ति ट्रेडिशन की बात करें और खास करके मिडावल पीरियड के भक्ति ट्रेडिशन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा तो इनकी ही पॉपुलैरिटी थी और इनके पोएम्स ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा था इनकी पॉपुलैरिटी में। तो पॉइंटर्स क्या-क्या लिखोगे? सबसे पहले इनकी भक्ति का सोर्स कृष्ण भगवान थे। शी आइडेंटिफाइड कृष्णा एज़ हर लवर। फिर उनके जो पोएट्री में जो आपको भाव दिखता है वो एक प्रेमी का ही दिखता है। उनके कृष्णा के प्रति जो उनका प्यार था, प्रेम था, उसका भाव दिखता है।
कृष्णा के प्रति उस प्रेम में एक अनशेकेबल बिलीफ दिखता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से टकराने को तैयार है, क्योंकि उस प्रेम से इनको इतनी ताकत मिली, इतनी इतना विश्वास मिला है। लोकल लैंग्वेज में लिखा था जो कि काफ़ी आसानी से नॉर्थ इंडिया में समझा जाता है, तो काफ़ी पॉपुलर हुए इनके वर्सेस और इतने पॉपुलर हुए कि इन्होंने कोई कल्ट बनाने की तो नहीं सोची थी कभी, अपने आप को, अपने फॉलोअर्स कभी ऑर्गेनाइज़ भी नहीं करा, बट इनके फॉलोअर्स बड़ी तादाद में नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, अक्रॉस डिफरेंट क्लास। खास करके जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनको भी इनके वर्सेस के ज़रिए भक्ति मूवमेंट से जुड़ने का मौका मिला। अगला सवाल, हाउ डिड चिश्तीज़ अडॉप्ट द लोकल लैंग्वेज? किस तरीके से उन्होंने मिडावल पीरियड में लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने आप को फैलाया? चिश्तियों के ऊपर सवाल है तो उनका इंट्रो लिखेंगे कि दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सूफी सिलसिला इन सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट में तो इनकी तादाद, इनके फॉलोअर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। और चिश्तियों के सक्सेस के पीछे उनका लोकल ट्रेडिशन को, लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। तो जैसे अगर आप दिल्ली के आसपास के चिश्ती संतों को देखेंगे तो वो हिंदी में कम्युनिकेट करते थे, अनलाइक पर्शियन और अरेबिक। बाबा फरीद रीजनल लैंग्वेज पंजाबी में अपने वर्सेस को लिखते हैं। इसके अलावा साम जो है वो भी लोकल लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज होता था ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। दक्खन में दक्खनी उर्दू का जो वेरिएंट है वो पॉपुलराइज करा ताकि वहाँ पे लोग उसे समझ सके। तो बिकॉज ऑफ दियर स्टाइल दीज पोएम्स हैव बिकम द पार्ट ऑफ हाउसहोल्ड। और जो पोएम्स लिखते थे ना, वो बहुत ही हाउसहोल्ड ओरिएंटेड होते थे कि आप कैसे चरखा चलाते वक्त, कैसे आप बच्चे को लोरी सुनाते वक्त जो है परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। इस टाइप की पोएम्स है जिसको आप किसी भी वक्त, किसी भी जेंडर के द्वारा, किसी भी समय पे गाया जा सकता था। इससे पॉपुलैरिटी जो चिश्ती सूफी सिलसिला बाकायदा उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ दे अडॉप्टेड द लोकल लैंग्वेज। हालाँकि इसके ऊपर आगे 8 मार्कर में भी चर्चा है हमारी थोड़ी-सी। अब आते हैं 8 मार्कर पे। सबसे पहला 8 मार्कर, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन अलवर एंड नायनार ऑफ तमिलनाडु विद दिस स्टेट। ये सवाल 17 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। अलवर और नायनारों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल है कि कैसे इनके स्टेट के, सरकार के साथ क्या संबंध थे। तो इंट्रो हम लोग अलवर और नायनारों का देंगे। दे वर द ग्रुप ऑफ पोएट्स जो कि तमिल में अपने पोएम्स को, अपने दोहों को लिखते थे और इनसे ही माना जाता है कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आती है, आप हमारे वन शॉट्स को देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत ही क्लैरिटी से एक-एक चीज़ को डिकोड करके समझाया है। तो यहाँ पे अलवर और नायनार के जब स्टेट के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे ओवरऑल, क्यों इंपॉर्टेंट था स्टेट के लिए इनके साथ संबंध रखना और किस तरीके से कॉम्बिनेशंस थे। देन विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशन फॉर अलवर एंड नायनार, क्यों इंपॉर्टेंट था अलवर और नायनारों के लिए स्टेट के साथ संबंध रखना। और फिर बात करेंगे स्टेट के लिए, यानी सरकार के लिए, जो किंगडम्स उस जमाने में एग्जिस्ट करते थे उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था अलवर और नायनारों को सपोर्ट देना, और फिर किस हिसाब से स्टेट ने मदद की वो बात करेंगे। तो अलवर और नायनार जो है, एक जो है भगवान विष्णु का ग्रुप है, वैष्णविज्म ग्रुप है, और एक जो है शैव ग्रुप है नायनार, अगर हम बात करें द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। और आप बिना रॉयल पैट्रोनेज के किसी भी कल्ट को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इस वजह से स्टेट का जो सपोर्ट था वो बहुत ज़रूरी था। और फिर उस पूरे पीरियड में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ऑलरेडी साउथ इंडिया में अच्छे खासे किंग्स जो हैं इन दोनों धर्मों को पैट्रोनाइज़ करते थे, तो इनसे इनको कॉम्पिटिशन था। इस वजह से आप देखते हैं तो अलवर और नायनारों के बहुत सारे दोहे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं, बिकॉज़ दे वर इन द कॉम्पिटिशन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। तो दैट वाज़ अ मेजर रीज़न बिहाइंड हैविंग रिलेशनशिप विद द स्टेट, कि भाई स्टेट से सपोर्ट मिलेगा और उससे आप आगे बढ़ पाएँगे, अपनी चीज़ों को, अपनी आइडियोलॉजी को फैला पाएँगे। स्टेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था अलवर और नायनारों को सपोर्ट करना? क्योंकि एक तो अलवर और नायनार संतों की पॉपुलैरिटी बहुत थी, खास करके वेलेला पीजेंट्स में, जो एक मेजर लैंड होल्डिंग क्लास है साउथ इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा रेवर करते थे, श्रद्धा रखते थे इन दोनों धर्मों के प्रति, इन दोनों कल्ट्स के प्रति। तो इस वजह से राजा चूँकि वेलेला पीजेंट्स और बाकी पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहते थे, वो इनको भी सपोर्ट करते थे। सो इट्स ऑल अबाउट द पावर डायनामिक्स। जैसे चोला राजाओं ने सपोर्ट के तौर पे क्या किया, उन्होंने अपने आप को किसी डेटी से आइडेंटिफ़ाई करवाया, बड़े-बड़े मंदिर बनवाए ताकि इससे लगे कि वो शिव के अच्छे भक्त हैं, विष्णु के अच्छे भक्त हैं। वो होंगे भी, बट दैट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल टूल। जब आप इतने सारे मंदिर बनवाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये हमारे भगवान की, हमारे परमात्मा की इज़्ज़त कर रहा है, तो वी शुड सपोर्ट देम। और स्टेट ने फिर कंट्रीब्यूट कैसे किया, ऑब्वियसली मंदिरें बनवाई। 16 एम्पायर्स का ज़िक्र है, एम्पायर का ज़िक्र है कि उन्होंने तंजावुर, चिदम्बरम और गंगईकोंडा चोलपुरम में टेम्पल्स बनवाए। इसके अलावा चालुक्य पांड्या रूलर्स ने भी लैंड ग्रांट्स वगैरह दिए थे। अलवरों को भी दिया था, नायनारों को भी दिया था। कई बार स्टेटमेंट बेस में ना ये कन्फ्यूज़ कर देते कि केवल नायनारों को देते थे, अलवर को भी देते थे। ठीक है? क्योंकि दोनों एक ही लैंडस्केप में दोनों ऑपरेट कर रहा है ना। फिर राजाओं ने खास करके जो नायनारों के कॉम्पोजिशन तेवरम से कुछ वर्सेस उठा के मंदिरों के रिचुअल्स में उन वर्सेस को रेगुलर डलवाया कि भाई इन भजनों को आप गाइए। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो संतों की पॉपुलैरिटी बढ़ी। नायनार संतों को इज़्ज़त दी गई तो नायनार फॉलोअर्स भी काफ़ी इज़्ज़त करने लगे। 945 एडी में एक राजा आते हैं परमतक वन। उन्होंने एक शिव मंदिर में अपार, सामंदर और सुंदराड़, ये तीनों काफ़ी फेमस नायनार संत हैं। इन तीनों की जो प्रतिमा है उसका वहाँ पे कॉन्सेक्रेशन करवाया, स्थापित करवाया। इससे भी काफ़ी ज़्यादा
जो नायनार सेक्ट के लोग हैं वो राजा के प्रति अटैच हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसके ज़रिए स्टेट कंट्रीब्यूट करता था। लैंड ग्रांट्स देके, बड़ी मंदिरें बनवा के, इन संतों को इज़्ज़त देके, इनकी वर्सेस को टेंपल रिचुअल्स का पार्ट बनवा के। यही सेम सवाल सूफियों के लिए भी पूछा जाता है कि भाई साहब सूफियों का स्टेट के साथ कैसा संबंध था? ये आपको बताना है। तो इंट्रो में तो हम सूफीज़्म का इंट्रो देंगे। सूफीज़्म इज़ अ मिस्टिक बॉडी ऑफ इस्लाम व्हिच फोकसेस ऑन इनर प्यूरिफिकेशन, कि आप पहले अपने दिल को धुलो, अंदर की स्पिरिचुअलिटी को जागृत करो, बाहर के डॉगमास और जो आपके लीगलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना। लेकिन अगर आपका दिमाग ही, दिल ही प्योर नहीं है, तो आप किस तरीके से सही और गलत में फ़र्क कर पाएँगे? आप जो एक तरफ रिश्वत भी लेते हैं, आप जो एक तरफ लोगों की बुराई भी करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते बिकॉज़ दैट इज़ इल्लीगल, दैट इज़ लीगल। तो ये बेसिकली डॉगमैटिक रिलीजन बन चुका था उस ज़माने में कि सारी चीज़ें लीगलिस्टिक प्रिंसिपल्स के द्वारा डिफ़ाइन की जा रही हैं और जो इनर प्यूरिफिकेशन उस पे लोगों का फ़ोकस नहीं है। तो ये सूफीज़्म का मेन गोल था। इसमें बहुत सारे सिलसिलात आते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जीनियोलॉजी जो स्पिरिचुअल और सक्सेसर की होती है। जैसे एक बायोलॉजिकल जीनियोलॉजी होती है, मैं, मेरे पिता, मेरे ग्रैंडफ़ादर, ऐसे ही एक स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी होती है, मैं, मेरे गुरु, फिर उनके गुरु। तो इस तरीके से एक सिलसिला बनता है गुरु और शागिर्द का, मतलब शिष्यों का। तो उसमें चिश्ती सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला है, नक्शबंदी है, कादरी है। ये सब काफ़ी इंडिया में पॉपुलर हुए। इसके अलावा बाहर के सिलसिलों में समरकंदी है, हैदरी है, मदारिस वगैरह काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया से बाहर अगर आप जाएँ तो। सूफ़ी संतों का स्टेट के साथ क्या रिलेशन था, इसके लिए पहले तो आपको 2 चीज़ें बतानी पड़ेगी। स्टेट क्यों इनके साथ रिलेशन रखेंगे, फिर स्टेट कैसे कंट्रीब्यूट करते थे। चिश्ती सूफ़ी संतों का क्या अप्रोच होता था स्टेट के साथ रिलेशन में, बाकी सिलसिलाओं का क्या अप्रोच होता था क्योंकि वो डिफरेंट था। और फिर अगर कहीं पे सूफ़ी और जो स्टेट्स हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो किस तरीके से होते थे। स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि सूफियों की अच्छी खासी फॉलोइंग होती थी, खास करके नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन तो बहुत फॉलो करती थी, क्योंकि वो अपने आप को डॉगमा में नहीं बांधते थे और स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से इनके फॉलोअर्स में नॉन मुस्लिम्स भी होते थे और नॉन मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा थे। तो उनके सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए कई बार सुल्तान और जो अलग अलग बादशाह हैं वो सूफी संतों को भी सपोर्ट करते थे। कई बार सूफी संत जो है लेजिटिमेशन भी देते थे कि ये सुल्तान सही है मेरे हिसाब से, तो इसको लोग मान लिया करते थे। क्योंकि बहुत सारे सुल्तान जो हैं वो अपने चाचा को मार के अपने अ, एक एक ऑलरेडी जो आदमी गद्दी पे बैठा है उसको मार के बनता था। तो उसके लिए जनता बगावत कर देती थी कई बार। अगर सूफी संतों ने क्लैरिफ़ाई कर दिया कि नहीं ये आदमी सही है, ये जायज़ तरीके से बैठा है, तो कई बार रिवोल्ट इस तरीके से शांत हो जाता था। तो इस वजह से स्टेट और डिफरेंट सुल्तानों के लिए ये सूफियों का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट, स्टेट कैसे कंट्रीब्यूट करती थी? टैक्स फ्री लैंड देके, जो लैंड ग्रांट हमने पीछे देखा चोला पांड्या रूलर्स भी देते थे अलवर और नायनारों को। फिर इनके नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट बनवा के इनको लीगल मैटर्स में इनसे सलाह लेके, क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम इश्यूज़ हैं उन पे उलेमाओं से ज़्यादा सूफियों की मदद ली जाती थी, ताकि एक होलिस्टिक वे में चीज़ों को सॉर्ट किया जा सके पीसफुल वे में। चिश्ती संतों का अप्रोच था थोड़ा-सा अलग था। वो स्टेट के साथ एक बैलेंस्ड डिस्टेंस रखते थे, ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ना बहुत ज़्यादा कट आउट थे। डोनेशंस लेते थे, लेकिन डोनेशंस केवल जो है वो कैश में और काइंड में ऐसे ऐसे सामानों का लेते थे जिसकी ज़रूरत उनको है। ऐसा नहीं कि ज़मीनों का, बागानों का जो है डोनेशन ले लिया जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे रेफरेंसेस हैं, जब बाबा फरीद ने, जब शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने ऐसे डोनेशंस को ठुकराया है कि आप मुझे बागों की, ये गाँव के डोनेशंस को देख के क्या करेंगे? मुझे कैश की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, अगर आप वो देते हैं तो ठीक है, वो मेरे दरवेशों की, मेरे लोगों को काम आ जाएगी, बट इस टाइप की चीज़ें मेरे काम नहीं आएँगी। लेकिन दूसरे सिलसिला के जो लोग हैं वो कई बार हेवीली इन्वॉल्वड होते थे, जैसे नक्शबंदी सिलसिला के बहुत सारे लोग या सुहरावर्दी सिलसिला के बहुत सारे लोग कोर्ट्स में पोस्ट भी होल्ड करते थे। सरकारी महकमे में ऑफिशियल्स अधिकारी होते थे। ये चीज़ें चिश्तियों में कम है, हालाँकि जब कभी हुए तो बाय फ़ोर्स हुए थे, बाय चॉइस तो बहुत कम ही आई थिंक हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के एविडेंसेस मिलते हैं ऑब्वियसली। सुल्तान और सूफियों में जो है सुप्रीमेसी का एक होता था। सूफियों की तरफ से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो खुद को सुप्रीम मानना चाहे, बट सुल्तान ऑब्वियसली चाहेगा कि मैं सॉवरेन रहूँ। कई बार ऐसे सूफी संत भी आए जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। अब निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में कौन सुल्तान है फ़र्क ही नहीं पड़ता, वही सुल्तान है सबके, वो जो कहेंगे वही होगा। तो इस टाइम पे कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और आपने कहानी अभी सुनी होगी। सो द कॉन्फ्लिक्ट्स वर बेस्ड ऑन अथॉरिटी ऑफ वन ओवर अदर, कि भाई यहाँ पे सूफी संत ऊपर होंगे, सुप्रीमेसी उनकी ज़्यादा होगी या सुल्तानों की होगी। कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा, तो इस तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते थे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द काउजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ सूफिज़्म एंड आल्सो एक्सप्लेन द सूफी रिलेशन विद द स्टेट। सूफिज़्म के ग्रोथ के पीछे के कारण को बताइए। उसके बाद सूफी और स्टेट के बीच क्या संबंध था वो भी आपको बताना। तो यहाँ पे हमने सूफियों का इंट्रो डाला है। फिर ग्रोथ के पीछे के रीज़न को बताएँगे और बाकी वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी जो हमने पीछे देखा, बिकॉज़ वी हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशन विद द स्टेट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हम कट डाउन करेंगे। वो बैकग्राउंड और किस तरीके से मर्ज हुई चीज़ें वो नहीं बतानी है। सूफियों की ग्रोथ के पीछे जो कुछ पॉपुलर सूफी संत आए उनका बहुत बड़ा रोल है। चाहे बाबा फरीद की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें। मोइनुद्दीन चिश्ती तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट
पॉपुलर फिगर इन द इस्लामिक वर्ल्ड। अगर हम सब कॉर्डिनेट की बात करें तो मुसलमानों में भी, नॉन मुस्लिम्स में भी इनकी दरगाहों पे काफ़ी भीड़ लगती थी। इनकी ज़ियारत जो है उसमें काफ़ी लोग आते थे। तो एक तो ये था, संत काफ़ी पॉपुलर हुए, उनसे जो है सूफ़ी सिलसिलात भी पॉपुलर हुए, चिश्ती पॉपुलर हुए, तो ओवरऑल तो सूफ़ीज़्म भी पॉपुलर हो रहा है। म्यूज़िक और डांस अपने ज़ियारत का पार्ट बनाया सूफ़ी चिश्ती सूफ़ियों ने ख़ास करके, और म्यूज़िक और डांस ऑलरेडी यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का पार्ट था, तो इससे काफ़ी लोग सूफ़ियों से फ़ैमिलियर हो पाए। फिर बहुत सारे लोग इस तरीके से अट्रैक्टेड होते हैं। तो इट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडिया। और वहाँ की जो स्टेट के साथ संबंध था उसमें भी ये पॉइंट रखेंगे, अप्रोच ऑफ स्टेट, किस तरीके से सूफ़ी सिलसिलाओं का अप्रोच होता था, और कॉन्फ्लिक्ट्स के अगर कोई एग्जाम्पल्स है तो क्यों होते थे कॉन्फ्लिक्ट्स के एग्जाम्पल। That is all about this question. Now moving to the next question. How did Chistis adopt the language, local language of India during the medieval period? कि कैसे उन्होंने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। अब यही चीज़ हमने 3 मार्कर में देखा था, अब 8 मार्कर में देखेंगे। चिश्तियों की बात करेंगे, उनका इंट्रो देंगे कि दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सूफी सिलसिला इन द सबकॉन्टिनेंट। अंडरलाइन ज़रूर करोगे आप इसको। और इसके पीछे उनके संतों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हो, यही चिश्ती भी है और यही सिज़दी भी है, ठीक है? क्योंकि चिश्त को अंग्रेज़ी में सिस्टैन भी कहते थे, तो वही सिस्टैन से जो है सिजदी वर्ड निकल गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें, बाबा फ़रीद की बात करें, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करें, ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। और एक पॉपुलैरिटी के पीछे रीज़न ये भी था, एक तो इनकी आइडियोलॉजी और इनका जो सर्विस माइंडसेट था लोगों को सर्व करने का, गाइड करने का, वो तो था। इसके अलावा एक था कि ये लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे ताकि इनके मैसेजेस को आम जनता समझ सके। तो इसमें सबसे पहले हम हिंदवी के रोल को जानेंगे, फिर दक्खनी उर्दू के रोल को जानेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ रीजनल लैंग्वेजेस वर यूज्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ चिश्ती सूफीज़्म। हिंदवी दिल्ली के आसपास जो सूफी संत थे, डिफरेंट जनरेशन वो हिंदी ही इस्तेमाल करते थे ताकि जो लोकल ऑडियंस है वो समझ सके। इवन जो साम होता था, जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस एक तरीके का होता था, वो भी हिंदी में ही होता था ऑर्गेनाइज़, ताकि लोग जो लोकल लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा दक्खनी उर्दू जो है वो काफ़ी पॉपुलराइज़ होती है, जो आपने दक्खन सल्तनत के ज़माने में डेवलप होते देखा होगा, और आपने कभी सोचा भी होगा कि आंध्र तेलंगाना के एक बेल्ट में बहुत ज़्यादा जो है लोग हिंदी उर्दू समझते हैं। ये चीज़ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दक्खनी उर्दू पॉपुलर नहीं हो पाई। दक्खनी उर्दू को पॉपुलर करने में सूफियों का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने वहाँ पे पोएम्स, पोएट्री लिखी जिसको लोग जो है वो गाते वक़्त, खाना खिलाते वक़्त, बच्चों को चरखा चलाते वक़्त सुन सकते थे, सुना सकते थे। तो इन पोएम से जो है चिश्ती सूफियों का जो आइडियोलॉजी है वो फैल पाया, एंड बिकॉज़ ऑफ देयर स्टाइल दे वर वेरी ईज़ी टू डिसाइड, दे वर वेरी ईज़ी टू मेमोराइज़। और इस तरीके से दक्खनी उर्दू भी दक्खन रीजन में फैला, क्योंकि उर्दू का ये साउथ इंडियन वेरिएंट था तो दक्खनी उर्दू कहते हैं, और सूफीज़्म भी साथ ही साथ बढ़ता है। यही सिमिलर चीज़ें आप अलवर, नायनार और विशाल ट्रेडिशन में भी देखते हैं, जब आप देखते हैं कि उन्होंने भी लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को कंपोज़ करना शुरू करा। कि अगर चाहते तो ये अलवर और नायनार संस्कृत में भी अपने वर्सेस को लिख सकते थे, बट इन्होंने लोकल ऑडियंस के लिए लिखना चाहा। एंड देन अदर रीजनल लैंग्वेजेस में जैसे बाबा फरीद ने पंजाबी का इस्तेमाल करा। इनके वर्सेस इतने पॉपुलर हुए कि पंजाब में जब सिखिज़्म आता है तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके वर्सेस ऐड करने पड़ गए। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा था, वो भी लोकल लैंग्वेज में था। ये एक काइंड ऑफ लव स्टोरी थी, इसमें भी सूफी थीम दिखाया गया। तो इस तरीके से ऐसी किताबों के ज़रिए भी सूफीज़्म काफ़ी पॉपुलर हुआ है। दैट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे लोकल लैंग्वेजेस को चिश्तियों ने अडॉप्ट किया और वहाँ से जो है एक नई वेव निकलती है। Coming to the next question, Baba Nanak's vision of sacred world was all inclusive. Explain this statement. All inclusive का मतलब क्या है कि बाबा नानक ने जो सिखिज्म का मैसेज दिया था वो ऑल इंक्लूसिव था, सबको लेके चलने वाला था। तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली इसमें बाबा नानक और सिखिज्म की सारी फिलॉसफी बतानी होगी। केवल आप इंक्लूसिव नेचर को एक्सप्लेन करेंगे तो 4-5 पॉइंट बनेंगे, बट आपको 8 मार्कर में लिखना है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अबाउट सिखिज्म। यही चीज़ 2020 में 2025 में भी पूछी गई है। तो सबसे पहले तो बाबा नानक और सिखिज़्म का आप इंट्रो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाबा नानक की हिजियोग्राफी का कंटेंट डाला है कि नानकाना साहिब में उनकी पैदाइश होती है। फाउंडर माने जाते हैं सिखिज़्म के, और आप निर्गुण भक्ति प्रीच करते थे, शब्द के ऊपर आपका फोकस होता था, और फिर बाद में आपके वर्सेस को आलिगढ़ साहिब में कंपाइल कर दिया गया। सो उनकी फिलॉसफी की अगर बात करें, इमर्जेंस ऑफ सिखिज़्म, सबसे पहले तो सिखिज़्म की इमर्जेंस की बात करेंगे। पंजाब में बाबा नानक के ज़रिए शुरू हुआ। आपकी पैदाइश हिंदू मर्केंट फैमिली पंजाब में हुई थी। सूफ़ी और जो साधु संत थे इनके बीच अच्छा खासा समय बिताने के बाद ये भी स्पिरिचुअल हो गया। हालाँकि इनकी जो ट्रेनिंग थी वो बीइंग अकाउंटेंट हुई थी और उसी में शायद वो काम करते अगर ये सब चीज़ों में ना पड़ते ये तो। सिखिज़्म में क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले तो निर्गुण भक्ति, कोई जेंडर नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई जेंडर नहीं है और कोई आकार नहीं है, भाव तो ऑब्वियसली है, इमोशंस तो होंगे ही। जितने भी ऐसे बड़े सैक्रिफाइसेज़, रिचुअल बाथ्स और बलिदान, कुर्बानी वगैरह इन सब को ये रिजेक्ट करता है। और इट प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, कि कैसे आप अपने रब से, अपने परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट उसका नाम लेके। और नाम भी इन्होंने डिफरेंट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लिया, कहा कि अल्लाह भी परमात्मा का ही नाम है और शून्य भी परमात्मा का ही नाम है, पीर भी परमात्मा का ही नाम है और शिव भी परमात्मा का ही नाम है। तो ये जितने भी डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग हैं सब एक ही भगवान को पूज रहे हैं, एक ही अलमाइटी को पूज रहे हैं, बस इन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम दिया हुआ है।
ताकि वर्शिप अगर कॉन्ग्रीगेशनल हो तो और अच्छा है, साथ मिलकर लोग भक्ति करे, तो यहाँ से संगत का कॉन्सेप्ट आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द टीचिंग्स ऑफ सिखिज्म। फिर होली ग्रंथ की शुरुआत होती है, एक के बाद एक बाबा नानक के बाद गुरु आते हैं, और फिर पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जन देव, उन्होंने उनसे पहले जो गुरु आए थे उनके सारे वर्सेस को, फिर बाबा फरीद के वर्सेस को, संत कबीरदास के वर्सेस को, संत रविदास के वर्सेस को कंपाइल किया और इकट्ठे लिखा आदि ग्रंथ साहिब में। यहाँ से फिर एक सिखिज्म का टेक्स्ट डेवलप हो पाया, जिसमें इन सारे संतों के वर्सेस थे। उसके अलावा बाबा नानक से लेके अर्जन देव तक जितने भी संत आए थे उनकी गुरबानी थी। गुरबानी मतलब द वर्सेस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद आदि ग्रंथ साहिब के काफी ट्रांसलेशंस पब्लिश हुए। आदि ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक ही किताब है, बस गुरु ग्रंथ साहिब में कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि जो आखिरी गुरु आते हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद साहिब, उन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ साहिब में इनसे पहले जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनके वर्सेस को ऐड कर दिया और कहा कि अब यही आपकी गुरु है, यही आपको गाइड करेगी, मेरे जाने के बाद कोई गुरु नहीं आएगा, जिस ग्रंथ ये जो किताब है आपकी वही आपको गाइड करेगी। अज़हपंथ की फिर एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, कम्युनिटी को मिलिट्राइज करने की बात थी, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक हो रहा था, इधर अफगान करते हैं, इधर मुगल्स करते हैं, तो डिसिप्लिन मिलिट्री कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत थी। 5 सिम्बॉल्स बनाए ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो, कि आप बाल नहीं कभी कटाएंगे, हमेशा एक डैगर रखेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आसपास के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, कभी भी नंगा नहीं हो सकते, एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स एटलीस्ट आपको रखना पड़ेगा, और एक कंघी रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने बाल को धीरे धीरे फेर सकें, और एक स्टील बैंगल जिससे आप बाकियों से अलग रह सकें। तो इस तरीके से खालसा पंथ की स्टैब्लिशमेंट होती है 1699 में, और बाद में फिर खालसा पंथ जो है सिखिज्म के पूरे लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की। देखो सिखिज्म है तो मोनोथिस्टिक, बट इसमें डिफरेंट रिलीजन के फ्यूजिंग एलिमेंट्स, हिंदुज्म की भी अच्छी चीज़ है, इस्लाम की भी अच्छी चीज़ है, भक्ति ट्रेडिशन की भी चीज़ है, सूफी ट्रेडिशन की भी चीज़ है। जैसे नाम सुमरन जो है और जो जिक्र है वो तो दोनों ट्रेडिशन में कॉमन है, उसको आप यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन में भी देखते हैं, सिखिज्म में भी देखते हैं। और फिर जो सिखिज्म है उसमें जो दोहे हैं वो बाहर के संतों के दोहों से भी इंस्पायर्ड है, चाहे वो संत कबीर के दोहे हो, संत रविदास के दोहे, बाबा फरीद के दोहे। तो एज पर सिखिज्म गॉड इज बियॉन्ड एनी रिलीजियस कॉनोटेशंस, रिलीजियस पॉटरी, सब कुछ वही चला रहा है, एंड ही इज द वन जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। बाद में आप कंक्लूड भी कर सकते हैं कि सिखिज्म इज इंक्लूजन ऑफ प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस, और बाबा नानक की फिलॉसफी जो है इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आप डिफरेंट रिलीजियस डिस्टिंक्शन के बावजूद सबको अपने साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ कबीर, हाउ डिड ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी थ्रू हिज पोएम्स। कबीर बाबा की टीचिंग्स और कैसे उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को, परमात्मा को डिस्क्राइब करा डिफरेंट टर्म्स के जरिए, वो आपको बताना है। और वही सवाल 2025 में भी पूछा गया था कि कैसे कबीरदास के जो दोहे हैं वो एक यूनिटी और स्पिरिचुअलिटी का संदेश देते हैं डिफरेंट कम्युनिटी के बीच। तो ये इसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि चूंकि उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को एक ही बताया, दैट द कोर ऑफ हिज मैसेजेस वेयर ब्रदरहुड, कि आप जो है साथ मिलकर रहो, हारमोनियसली रहो। यहाँ पे बाबा कबीर के इंट्रोडक्शन को हम लिखेंगे, कहाँ पे पैदा हुए थे, किस कंडीशन में पैदा हुए थे। सो कंटेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले चूंकि कबीरदास की टीचिंग से रिलेटेड है तो सोर्सेज बताएंगे कि कहाँ से पता चलता है। देन वी विल राइट द टीचिंग्स ऑफ बाबा कबीर, उसके बाद कैसे उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करा डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट नामों से, और फिर आज के ज़माने में क्या रेलेवेंस है वो भी आपको बताना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया है कि क्या रेलेवेंस है आज के ज़माने में, बट अगर इम्पैक्ट की बात करें तो आप बता देंगे तो बेहतर रहेगा। सोर्सेज में वी हैव 3 डिफरेंट सोर्सेज मेजरली, कबीर बीजक जो कबीर पंथ का है, कबीर ग्रंथावली जो डाडू पंथ का है राजस्थान में। कई बार एमसीक्यूज में इन दोनों को लेके कन्फ्यूजन होता है, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में तो इनका कंटेंट है ही। आदि ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों ओरिजिनली एक ही है। आदि ग्रंथ साहिब में फिर तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के जो वर्सेस हैं उनको ऐड कर दिया गया, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब हो जाता है। उसके बाद उनकी टीचिंग मेजरली क्या है, निर्गुण भक्ति। अगेन जिस तरीके से बाबा नानक निर्गुण भक्ति प्रीच करते थे, ये भी निर्गुण भक्ति ही प्रीच करते थे। मोनोथिज्म के सपोर्टर हैं, ब्रदरहुड प्रीच करते थे, हिपोक्रेसी के रिचुअल्स के अगेंस्ट हैं। सिमिलर थीम आप सिखिज्म में भी देखते हैं, नाम सुमिरन को तरजीह देते हैं, और इनके जो दोहे हैं कई बार वो उलट बंसी में होता है, मतलब थोड़ा सा अपसाइड डाउन सेइंग, जो कहते हैं क्रिएटिव तरीके से समझाना कि कैसी आग जो समंदर में रखती है, मतलब जो आजकल इंस्टाग्राम में हुक हम लोग यूज़ करते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ उसमें से एक मीनिंगफुल चीज़ निकाल देना, वो चीज़ बाबा कबीर बहुत खूबी तरीके से करते थे। अल्टीमेट रियलिटी को इन्होंने डिफरेंट नामों से, डिफरेंट तरीकों से डिस्क्राइब करा। इसका थीम ये था, ये मैसेज दे पाए समाज को कि अल्टीमेट रियलिटी सब समाज में जो जिसकी भी पूजा करते हैं वो एक ही है, बस हमने नाम अलग-अलग इसका दिया हुआ है। आज के ज़माने में क्या रिलेवेंस है, ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं। ब्रदरहुड प्रीच करते थे, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी एकोमोडेट करते थे, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपोक्रेसी के अगेंस्ट थे, वो भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल अबाउट बाबा कबीर दास। इफ यू वांट टू improve your answer writing, again you can check out our sample paper and test series, and if you are going to attempt CUT 2026, check out our batches.
अब आते हैं चैप्टर 7 पे, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। और हाँ, अगर इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आती है, हमारे वन शॉट को ज़रूर देखो। उसमें मैंने सारी चीज़ें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत बच्चों को जो ट्रांजिशन है ना, कैसे हमारे धार्मिक लैंडस्केप में बदलाव आता है, वो नहीं समझ आता, तो वो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। इंपीरियल कैपिटल विजयनगर में सबसे पहला जो सवाल है, जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, वो है कि कृष्णदेव राय ने किस तरीके से एम्पायर को एक्सपैंड किया, कंसोलिडेट किया। तो इंट्रो लिखेंगे कृष्णदेव राय के ऊपर, सबसे पावरफुल थे, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए और आंसर राइटिंग में भी अगर आप इसे हाईलाइट कर लेंगे काफ़ी सही रहेगा। ये इनका रनिंग पीरियड है। रनिंग पीरियड मतलब जिस दौरान इन्होंने शासन किया है। क्योंकि हम लोग डेट या टाइमलाइन लिख रहे हैं, तो हम लोग फिर इसमें इसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, ताकि हाईलाइट पड़े, एग्जामिनर को लगे कि भाई चीज़ें मैंने मेमोराइज़ की हैं। और फिर ये इनका एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद कैसे उन्होंने मंदिरों का निर्माण करा, टाउनशिप्स वगैरह बनवाए, डैम्स बनाए। ये इनके कंसोलिडेशन को, डेवलपमेंट को दिखाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, स्ट्रेन बिगेन टू शो विद इन इंपीरियल स्ट्रक्चर आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। कि इनके जाने के बाद अंपायर डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है। डिस्ट्रेन्स बिगेन टू फॉलो, मतलब तनाव बढ़ने लगे। तो अब आपको बताने कि व्हाट हैपेंड आफ्टर कृष्णदेव राय's डेथ, जिसकी वजह से अंपायर का डिक्लाइन हो जाता है। आप चाहे तो अंपायर के डिक्लाइन के ऊपर भी इंट्रो लिख सकते हैं। यहाँ चूंकि बीच में कृष्णदेव राय आ जाते हैं, तो मैंने उनके ऊपर इंट्रो लिखा है। एंड ये हमारे रीजन है। सबसे पहला, उनके सक्सेसर उनके जैसे मजबूत नहीं थे, और बड़े अंपायर को संभालने के लिए मजबूत अंपायर की जरूरत पड़ती है। जो अलाउद्दीन खिलजी कहता है ना कि सुल्तान बनने के लिए सपने और कंधे, इरादे और कंधे बहुत मजबूत होने चाहिए। कंसोलिडेशन ऑफ डेक्कन सल्तनत, जो उनके सबसे मेजर और स्टॉन्च पावरफुल अपोनेंट्स थे, उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया था। आपस में वो गुटबंद हो जाते हैं और इनके अगेंस्ट बैटल ऑफ तालिकोटा में लड़ाई लड़ते हैं। इससे काफ़ी अंपायर कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि इसमें हार जाते हैं ये लोग। और नायकाज, जो इनके पिलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स, उन्होंने भी धीरे धीरे बैकआउट करना शुरू कर दिया था, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय ओनली। और बहुत सारे नायकाज ने तो बैटल ऑफ तालिकोटा में पार्टिसिपेट भी नहीं करा। फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, हारने के बाद वो छोड़ देते हैं अंपायर को। तो इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। नायकाओं से ही जुड़ा सवाल अगला है। एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ अमार नायका सिस्टम। 19, 15, 23, 25 पाँचों सवाल लगातार पूछा गया है कि अमार नायका सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स को आप डिस्क्राइब करो। अमार नायका सिस्टम का इंट्रोडक्शन देंगे। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जिसके जरिए ये पूरा अंपायर पॉलिटिकली फंक्शन करता था। मच सिमिलर टू इक्ता सिस्टम, जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम चलता था, वैसे ही यहाँ पे अमार नायका सिस्टम है। तो कई लोग कहते हैं कि उसके तौर पे ही इसको भी डेवलप किया गया था। अमार नायकाज है कौन? अमार नायकाज मिलिट्री कमांडर है। नायकाज ऐसे लोग थे जो विजयनगर के एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी इनकी छोटी आर्मी होती थी। कई बार ये 1-2 किले भी होल्ड किया करते थे। विजयनगर के रूलर्स ने कहा कि आप राजा तो है नहीं कहीं के, हाँ, आपके सपोर्ट में लोग हैं और आपके पास कुछ एक किले हो सकते हैं, बट आपके पास रेवेन्यू का तो कोई साधन है नहीं। तो हम क्या करते हैं, आपको अपने अंदर लाते हैं, आप अब हमारे अमार नायका हो गए, और अब आपको हम गवर्न करने के लिए एरियाज़ देंगे, ज़मीनें होंगी आपके पास जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करवा पाएँगे, उससे टैक्सेस कलेक्ट कर पाएँगे। तो एक तरीके से एम्पायर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा हो गई कि भाई हमें टैक्स कलेक्ट करवाना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़वाना है, ताकि लैंड रेवेन्यू ज़्यादा आ पाए। और अमार नायकाज़ की जो प्रॉब्लम थी, रेवेन्यू नहीं आता था स्टेबिलिटी से कंसिस्टेंटली, तो वो सॉर्ट हो जाता था यहाँ से। तो दोनों एक-दूसरे की मदद करते हैं। तो अमार नायकाज़ के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प हो जाती थी, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, इलाकों में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करते थे। फिर इनके सैलरी से जो कमीशन मिलता था टैक्स काट के, जैसे ट्रेडर से टैक्स लिया, पीज़ेंट से, तो कुछ हिस्सा ये खुद भी रखते थे। उसमें कहा जाता था कि आप आर्मी मेंटेन करो अपने अंदर की, ताकि जब कभी भी आपके इलाके पे वॉर हो या पूरे एम्पिरिकल लेवल पे वॉर हो, इस तरीके से बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ, तो आपकी आर्मी हमारे रॉयल आर्मी को सपोर्ट करेगी अपने नंबर्स के ज़रिए। और बीच-बीच में मारनाइकाज़ अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेस अपनी तरफ से ट्रिब्यूट्स या इस तरीके से नज़राना पेश किया करते थे, ताकि दिखे कि हम अभी तक आपके लॉयल हैं। तो सिंबॉलिक लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्सेज वेयर वेल डेवलप्ड इन द इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। वाटर रिसोर्स के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है। एक्सप्लेन द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर विद एग्जांपल्स। वाटर रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रो दे दिया है कि इस वाटर रिसोर्स के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही ये शहर बहुत अच्छे से फंक्शन करता था, क्योंकि शहर में ग्राउंड वाटर बहुत कम है, बारिश बहुत कम होती थी। तो किस तरीके से वाटर रिसोर्स को मैनेज किया जाता था, वाटर से सप्लाई को इंश्योर किया जाता था। सबसे पहले तुंगभद्रा रिवर एक मेजर पानी का सोर्स है, उसके काफ़ी सारे बेसिन्स थे। इसके आसपास एम्बैंकमेंट्स बना के एक रिजर्वॉयर से उसे कनेक्ट किया जाता था, जहाँ पानी जमा किया जा सके, और फिर उस पानी को शहरों में भेजते थे कैनाल्स के ज़रिए। तो उसमें रिजर्वॉयर में कमलापुरम टैंक बनाया गया था 15th सेंचुरी में, ये बहुत फेमस है। कैनाल्स और एक्वेरिक्स में हीरिया कैनाल काफ़ी फेमस है। इस तरीके से, और जो कुछ ग्राउंड वाटर था उसके लिए कुएँ वगैरह बनाए गए थे, ताकि उनको स्टोर किया जा सके। और जो ये बैंक्स या रिजर्वॉयर होते थे, टैंक वगैरह, उसमें रेन वाटर का भी हार्वेस्टिंग हो जाता था, वो भी स्टोर हो जाता था। तो इस तरीके से वाटर रिसोर्स वो मैनेज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिंगो पेस एंड अब्दुल रज़ाक वर हाइली इम्प्रेस्ड विद द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर सिटी, सॉरी, नॉट एम्पायर। यहाँ पे हम शहर की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ।
तो आपको फोर्टिफिकेशन के फीचर्स बताने हैं, 3 या 4 बता दीजिए, जो भी इनका फोर्टिफिकेशन था। अगर आप अब्दुल रज़्ज़ाक के वर्ड्स को डायरेक्टली कोट कर सकते हो तो और बेहतर है, नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या बताया है वो बेसिकली आप बता दीजिए। फोर्टिफिकेशन के ऊपर हमारा इंट्रो होगा कि भाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, स्ट्राइकिंग फीचर। क्यों? क्योंकि फोर्टिफिकेशन एक फीचर है, अगर इसके बारे में हमें बताना है तो उसकी बड़ाई कर दो कि भाई ऐसी फोर्टिफिकेशन पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं थी। इस तरीके से आप जो है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके अच्छा सा इंट्रो बना सकते हैं। फोर्टिफिकेशन में अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा था कि 7 दीवारें थी। इसके अंदर एग्रीकल्चरल फील्ड्स, फॉरेस्ट और जो छोटे-मोटे जंगल थे इनको फोर्टिफाई करा गया था। सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, स्टोन को जस्ट एक के ऊपर एक रख के जो है इन्होंने दीवार बनाई थी। अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना है कि पहले, सेकंड और थर्ड वॉल के अंदर इन्होंने फील्ड्स, गार्डन, हाउसेस इनको इनसर्कल कर दिया था। डोमिंगो पेस भी ऐसा ही कहते हैं कि जब आप एक दीवार से दूसरे दीवार पे जाते हैं तो लंबा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ता है। इसमें इन्होंने एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, गार्डन्स वगैरह इसको फोर्टिफाई करा। अब मुझे ये बताओ, अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा तो जवाब दे पाओगे, इन दीवारों के अंदर एग्रीकल्चरल फील्ड्स और फॉरेस्ट वगैरह को सर्कल करने का, घेरने का क्या पर्पस है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, द महानबी डिब्बा इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर हैज बीन असाइन्ड नेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज फंक्शन। सवाल यही है, बाकी चारों जगहों पे भी, उस थीम में बता देता हूँ। आपसे ये पूछा जा रहा है कि महानबी डिब्बा एक मंच है, उसके आर्किटेक्चर को देखते हुए हमने ये नाम उसे दिया है कि ये शायद महानबी डिब्बा था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे महानबी फेस्टिवल मनाया जाता था। तो हाउ दिस आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ दिस महानबी डिब्बा जस्टिफाई द नेम, वही आपको बताना है। व्हाई वाज महानबी डिब्बा सेंटर ऑफ महान विजयनगर रिचुअल्स? क्यों इसकी यूटिलिटी रही होगी उस रिचुअल में? इमेजिन योरसेल्फ अ स्टोरी एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन महानबी डिब्बा। और आपको बताना है कि कैसे आर्किटेक्चर जो है उस प्लेटफॉर्म का वो आपकी मदद करेगा रॉयल सेरेमनीज को समझने में, ये जानने में कि यहाँ पे क्या मानव भी होता था या नहीं होता था। तो हमें चूंकि यहाँ पे महानबी डिब्बा के रिचुअल्स और आर्किटेक्चर दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करनी है, तो महानबी डिब्बा का एग्जैक्ट लोकेशन हमने बता दिया इंट्रो में। जो भी है उसके बारे में कुछ फैक्ट लिख दो इंट्रो में कि भाई ये रॉयल सेंटर में लोकेटेड है, किंग्स पैलेस का पार्ट था। किंग्स पैलेस एक कॉम्पाउंड है जिसके अंदर महानबी डिब्बा और ऑडियंस हॉल दोनों आता था। इन दोनों को कलेक्टिवली डोमिंगो पेस ने टर्म दिया था, वो क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे पता है बहुत कम लोग बता पाएंगे, दैट्स व्हाई इट्स अ चैलेंज टू यू। बिना एनसीईआरटी खोले बताओ कि महानबी डिब्बा और ऑडियंस हॉल के लिए कलेक्टिवली डोमिंगो पेस ने क्या वर्ड यूज किया था। तो महानबी डिब्बा के आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो 11,000 स्क्वायर फीट की इसकी टोटल चौड़ाई है, 40 फीट की हाइट है। ऐसा माना जाता है, क्योंकि हमारे पास तो बीसी अवेलेबल है, ऊपर क्या था वो नहीं पता, तो ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर शायद एक बहुत बड़ा सा वुडन स्ट्रक्चर होगा। उसमें बहुत सारी कार्विंग्स है नीचे बेस की तरफ, जिसमें प्रोसेशंस, झांकी वगैरह, घोड़े के दृश्य हैं। क्योंकि माना जाता है कि महानबी में जो फेस्टिवल होता था 90 दिन दुर्गा पूजा के, नवरात्रि के, उस दिन इस टाइप के प्रोसेशंस और इस टाइप के रिचुअल्स होते थे। तो इस वजह से चूंकि वो एक तो मंच इतना चौड़ा है जो कि एक सो कॉल्ड स्टेज के तौर पे फंक्शन कर सकता है, वहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठ सकते हैं देखने के लिए, रॉयल फैमिली बैठ सकती है। और दूसरा, उसके रिलीफ में जो, उसके बेस में जो रिलीफ और कार्विंग्स लगे हो, जिस तरीके से चित्रों को घेरा गया है, वो किसी सेरेमनी और किसी फेस्टिवल की तरफ इशारा करता है। दैट इज वाई ऐसा माना गया कि ये मंच कोई और नहीं, शायद महानबी डिब्बा है, जहाँ पे महानबी फेस्टिवल को बैठ के लोग एंजॉय करते होंगे। अब हम महानबी डिब्बा के रिचुअल्स की बात करेंगे कि प्रोबेबली अगर ये महानबी डिब्बा है तो क्या होता होगा। एनालाइज द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद महानबी डिब्बा एट द रॉयल सेंटर। इसमें भी कन्फर्मेशन हम नहीं कहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डिटेल में बताया कि महानबी डिब्बा के बारे में माना तो जाता है ज़्यादातर हिस्टोरियन के द्वारा ही कि यहीं से शायद महानबी फेस्टिवल मनाया जाता होगा, बट इसके अपने एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसे भी कारण है जो इस बात को काउंटर करते हैं कि यहाँ पे महानबी जैसा फेस्टिवल क्यों नहीं मनाया जा सकता। तो महानबी डिब्बा का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे। यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो हमने आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया। बाकी हम रिचुअल्स की बात करेंगे कि महानबी डिब्बा जो है महानबी फेस्टिवल में इस्तेमाल में लाया जाता होगा। 9वां दिन है नवरात्रि का। विजयनगर के राजा उस दिन स्टेट हॉर्स की वेपन्स की पूजा करते थे, बलिदान होता था। फिर उसके बाद डांस, रेसलिंग मैचेस, प्रोसेशन, सेरेमनी वगैरह निकाली जाती थी। बहुत सारे आसपास के राजाओं को बुलाते थे गेस्ट के तौर पे, नायकास भी आते थे, जो इनके अंदर सबॉर्डिनेट रूलर्स हैं, जैसे केरला के हो गए, श्रीलंका वगैरह हो गए, वो सब भी आके इनको एक तरीके से होमेज या एक श्रद्धांजलि पेश करते होंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस रिचुअल एसोसिएटेड विद महानबी डिब्बा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर, कि भाई इस टेम्पल की खासियत बताइए। इसमें आप इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स की भी बात कर सकते हैं, रिचुअलिस्टिक फीचर्स की भी बात कर सकते हैं। तो विरूपाक्ष टेम्पल का हम एक इंट्रो देंगे कि भाई सबसे फेमस ये आपका श्राइन है विजयनगर में, और लोकेटेड है सैक्रेड सेंटर में। 3 आई थिंक खेमे थे, एक सैक्रेड सेंटर है, एक रॉयल सेंटर है, और एक आपका अर्बन कोर है। और इसमें इस टेम्पल का विजयनगर के जनता पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि सबसे पहली बात कि लॉर्ड विरूपाक्ष जो इसके प्राइम डेटी है, वो शिव के स्वरूप है, और उस पूरे रीजन में इनकी काफ़ी श्रद्धा थी, और वो अंपायर के गार्डियन डेटी भी माने जाते थे। तो इस वर्ड को आप हाईलाइट ज़रूर करेंगे। इस वजह से राजाओं का एक खासा योगदान रहता था टेम्पल बिल्डिंग में, खास करके विरूपाक्ष टेम्पल की अगर बात करें तो।
गोपुरम अगर आप देखेंगे इनके उनके पिलर्स काफ़ी डेकोरेटेड है, पिलर के अंदर काफ़ी सारे मंडप बनवाए गए हैं। तो इसका बहुत सारा पर्पस होता था। इसमें अपने रिचुअल्स की बात की, इंपॉर्टेंस की बात कर ली। राजा काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते थे विजयनगर के इस पर्टिकुलर टेम्पल को, क्योंकि इससे बहुत आस्था जुड़ी थी लोगों की। दैट वाज ऑल अबाउट द विरूपाक्ष टेम्पल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसमें हमने रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस की बात की, कैसे राजाओं ने इसमें कंट्रीब्यूट करा, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द आर्किटेक्चर आल्सो अ बिट। नाउ कमिंग टू द 8 मार्कर्स। सबसे पहला 8 मार्कर फोर्टिफिकेशन के ऊपर ही है कि एक्सप्लेन व्हाई अब्दुल रज़ाक, a Persian ambassador, was greatly impressed by the fortification of Vijayanagara Empire during the 15th century। अब यहाँ पे थोड़ा-सा विजयनगर या उसके फोर्टिफिकेशन का एक अच्छा खासा इंट्रो देंगे। तो मैंने इस इंट्रो में ये बताया कि विजयनगर जैसे कैपिटल को फोर्टिफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आस-पास जो है एनिमीज़ हैं, दिक्कत सल्तनत है, फिर उस तरफ उड़ीसा के रूलर्स हैं, तो कहीं भी अटैक हो सकता था। बहुत नज़दीक था ये उनके बॉर्डर से, और इस वजह से इसकी फोर्टिफिकेशन बेहतरीन की गई थी, जिसको फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। चाहे अब अब्दुल रज़ाक की बात करें, डोमिंगो पेस वगैरह की बात करें, तो अब इस फोर्टिफिकेशन में क्या बात करेंगे। देखो, अब यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एंड दैट्स वेयर द आंसर राइटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। फोर्टिफिकेशन के रीजन्स अब बताइए, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया, बट फिर भी मैं रीजन्स बताऊंगा ताकि कुछ पॉइंट्स में ऐड कर सकूँ। उसके बाद फोर्टिफिकेशन के फीचर्स, गेटवेज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि फोर्टिफिकेशन के स्पेसिफिक आर्किटेक्चर की बात करेगा, और फिर फॉरेन ट्रैवलर्स ने क्या कहा है फोर्टिफिकेशन के पे वो बात करेंगे। तो रीज़न वही है, सिक्योरिटी पर्पस, और एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एम्पायर के कैपिटल को तो आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा। ये सारे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी हमने पीछे देख लिया था। और फिर फॉरेन ट्रैवलर्स क्या कहते हैं, एक्चुअली ये सारी चीज़ें फीचर्स में ऑलरेडी हमने बता दी है कि फॉरेन ट्रैवलर्स ने ही बताया था सेवन लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन है, इसके अंदर ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी। हालाँकि इसमें मैंने थोड़ा-सा एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स वगैरह क्यों फोर्टिफाई करे गए थे वो भी बता दिया है कि खेती के जो मैदान है अगर वो आपके सिक्योर्ड है, तो आपके ऊपर कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कभी भी अगर एनिमी आर्मी सीज कर देती किसी किले को, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर आपके पास अनाज का सोर्स लिमिटेड है, खेतों को आपने फोर्टिफाई करा नहीं है, तो अंदर जो स्टोरेज है वो जब तक है तब तक आप सर्वाइव करेंगे, अल्टीमेटली आपको निकल के लड़ना पड़ेगा। इन्होंने खेतों को भी फोर्टिफाई कर लिया, लेक्स को भी फोर्टिफाई कर लिया, जंगलों को भी फोर्टिफाई कर लिया। कल को हो के कोई आर्मी अगर सीज करती भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आके खुद ही धकाड़ के चली जाएगी। यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स के नोट्स हैं, उन्होंने क्या कहा इस फोर्टिफिकेशन के बारे में। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द गेटवेज़ की कुछ गेटवेज़ थे, वेल गार्डेड गेटवेज़, बहुत सारे गेटवेज़ थे। गेटवे की ख़ास बात ये थी कि कुछ गेटवेज़ पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के स्टाइल पे बने हुए थे, जैसे एक इंडो इस्लामिक गेटवे था। तो वो एक दिखाता है कि कैसे एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर जो कि दक्खन सल्तनत में काफ़ी पॉपुलर था, उसको इन्होंने अपनाया। दैट शोज़ इंटरैक्शन ऑफ आर्किटेक्चर स्किल्स। और दूसरा ये भी दिखाया कि इस टाइप के आर्किटेक्चर, इस टाइप के जो गेटवेज़ थे, वो ये इंडिकेट करते थे कि आप जिस सेटलमेंट में घुस रहे हैं, वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड सेटलमेंट है और यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। तो इस तरीके से गेटवेज़ भी एक सिंबॉलिक वैल्यू होल्ड करते थे कि भाई ये ऐसा गेटवे बना है तो शायद यहाँ पे मंदिर वगैरह होंगे, ऐसा गेटवे बना है तो शायद यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते होंगे, ऐसा गेटवे बना है तो शायद यहाँ पे मार्केट होगा। दैट वाज़ अ गेटवे ऑफ फोर्टिफिकेशन। आई थिंक इतना बहुत काफ़ी है। अगर आप गेटवे ना भी लिखते तो भी काफ़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्कर में, एक्सप्लेन हाउ कृष्णदेवराय वाज एबल टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर ऑफ विजयनगर। कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया, कंसोलिडेट किया, और फिर आपको बता रहे हैं कि क्यों एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। दोनों चीज़ें हमने 3 मार्कर में ऑलरेडी देखा हुआ है। चूँकि दोनों ही सवाल कृष्णदेवराय के ऊपर है, तो थोड़ा-सा इंट्रो इनका बढ़ा जाएगा। इसमें हम उनके रनिंग पीरियड की बात करेंगे, कैसे कंसोलिडेट करते हैं, फिर थोड़ा-सा हमने बता भी दिया है कि इनके एम्पायर को, इनके टर्म को गोल्डन पीरियड कहा जाता है विजयनगर का। अब यहाँ पे बात किन चीज़ों की, मिलिट्री एक्सपेंशन, उनके कल्चरल अचीवमेंट जो मेजरली इनके कंसोलिडेशन को दिखाता है। इवन मिलिट्री एक्सपेंशन में भी ये इलाकों को मिलाते थे। दैट शोज़ द कंसोलिडेशन। एम्पायर उनके डेथ के बाद क्या होता है और किस तरीके से एम्पायर डिक्लाइन कर गया, उसके रीज़न्स मेजरली। मिलिट्री एक्सपेंशन, रायचूर दोआब 1512 में जीता, ओडिशा के रूलर्स को 1514 में हराया, और फिर एक बैटल ऑफ रायचूर और होता है 1520 में, जिसमें वापस से दक्कन सुल्तानों को हराया था। तो 2 बार दक्कन सुल्तानों को हराया 8 सालों के इंटरवल में। इस बार इसके बाद जो है दक्कन सल्तनत एकदम शांत हो जाती है, उनको लग गया कि यार ये इस आदमी से तो नहीं जीत सकते। तो मिलिट्री एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। अपने टाइम पे इस एम्पायर की बाउंड्री को पीक पे लेके जाता, कृष्णा रिवर तक पहुँचा दिया था। कल्चरल अचीवमेंट्स में टेम्पल्स में इनोवेशंस करवाए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनवाई, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल का ईस्टर्न गोपुरम है, जो बड़ा वाला गोपुरम है, वो इन्होंने बनवाया था। कभी भी विजयनगर एम्पायर के टेम्पल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे, पहले के रूलर्स के बनिस्पत इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने कैसे इनोवेट किया। सबसे पहली चीज़ आएगी, गोपुरम को बहुत लार्ज बनाना शुरू किया। गोपुरम इससे पहले भी बनाए जाते थे बट छोटे होते थे। तो दे बिल्ट लार्ज गोपुरम। यहाँ पे तो चलो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं है फोकस, कभी भी अगर मान लेते 3 मार्क में आया। दूसरा, इन्होंने पिलर्स वगैरह बहुत एडॉर्न करने शुरू किए। चाहे वो गोपुरम के पिलर्स हो, अंदर के मंडप वगैरह, मंडपों पे काफ़ी फोकस किया। अंदर काफ़ी मंडप और इस टाइप से श्राइन्स बनाया करते थे, ताकि बहुत सारे जो डिफरेंट रिचुअलिस्टिक फंक्शंस होते हैं, विधि-विधान होते हैं मंदिरों के, उनको किया जा सके। सारी चीज़ें गर्भगृह में ना हो। द हॉल इन द फ्रंट ऑफ मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्णदेवराय। हॉल इज़ आल्सो अ मंडप सॉर्ट ऑफ। फिर एक टाउनशिप बसाई थी नागलापुरम अपनी माता के नाम पे। किताब लिखा था मुक्तमल्लड़, ये लिटरेचर के उनके
प्रायोरिटी को दिखाता है। फिर अब के ज़माने में तेलुगु लिटरेचर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। सो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो रही है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी हो रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ओवरऑल एम्पायर अपने पीक पे है। इनके जाने के बाद नायका सपोर्ट खींचना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल सीधे इनके अरबिडो डायनेस्टी के हाथों में चला गया, इनके बच्चे कमज़ोर थे। दख्खन सल्तनत कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं और इन सब की वजह से क्या होता है, तालीकोटा होता है। तालीकोटा के बैटल में हारते हैं। तालीकोटा के बैटल में यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखा है 1565, आप इस डेट को ज़रूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। और अगर आप सारे डेट्स पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद महानबी डिब्बा। और 2013 में पूछा गया कि रिचुअल फीचर्स और आर्किटेक्चर दोनों को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें बताएंगे महानबी डिब्बा के बारे में। पहले तो इंट्रो देंगे कि दैट वाज लोकेटेड इन द रॉयल सेंटर, और डोमिंगो पेस ने महानबी डिब्बा और रेडियो सॉल को कलेक्टिवली क्या कहा है, हाउस ऑफ विक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू महानबी डिब्बा इंट्रोडक्शन भाई साहब, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा, भी इसी को थोड़ा सा हम पॉइंट्स में लिख देंगे। कैसे पॉइंट्स बढ़ाते हैं, इस तरीके से बढ़ाते हैं। रिचुअल्स एसोसिएटेड विद महानबी डिब्बा, वो सारे महानबी के रिचुअल्स यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें आर्किटेक्चरल फीचर्स भी आप लिखेंगे। अगर आप चाहें तो एक डिफरेंट जो कॉलम बना के आर्किटेक्चरल फीचर्स को केवल बता सकते हो कि 11,000 फीट की चौड़ाई है, 40 फीट की ऊंचाई है, जो बेस है उसमें बहुत सारे डिजाइन और कार्विंग्स बने हुए हैं। एंड देन देयर इज अ एनिग्मा ऑफ महानबी डिब्बा एज वेल। एनिग्मा मतलब मिस्ट्री। तो आर्किटेक्चरल फीचर्स हमने बता दिया, फिर रिचुअल्स हमने ऑलरेडी पीछे देखा हुआ है। ये सारी चीज़ें पीछे हमने ऑलरेडी देखी है, तो उनको रिपीट करके कोई फायदा है नहीं। एनिग्मा को देखते हैं। एनिग्मा ये है कि महानबी डिब्बा में बहुत बड़े हिस्टोरियंस का मानना तो है कि भाई शायद ये महानबी फेस्टिवल मनाने की जगह होगी, लेकिन जब हम विजयनगर के महानबी फेस्टिवल को देखते हैं या उनके बाद जो उनके सक्सेसर जिस तरीके से मनाते हैं, तो पता चलता है कि इस फेस्टिवल को मनाने के लिए सामने बहुत जगह होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेशंस झांकी वगैरह निकलेगी तो स्पेस चाहिए। और महानबी डिब्बा यकीनन बड़ा तो है, लेकिन उसके सामने उतना स्पेस नहीं है। तो पॉसिबली इस टाइप के प्रोसेशन, इस टाइप के सेलिब्रेशन के लिए महानबी डिब्बा वाज नॉट गुड इनफ। इस वजह से महानबी डिब्बा का जो एक्चुअल यूटिलिटी है वो एक एनिग्मा ही है। इसी तरीके से ऑडियंस हॉल की भी एक्चुअल यूटिलिटी किसी को नहीं पता। लोटस महल भी किस तरीके से, किस पर्पस के लिए काम में लाया जाता था, वी जस्ट डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। दैट वाज ऑल इन द चैप्टर 7। आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर, आई होप यू आर एंजॉयिंग माय टीचिंग। अब आते हैं चैप्टर 8 में, पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। पहले इसके 3 मार्कर्स को देखेंगे, उसके बाद 8 मार्कर पे जाएंगे। सो नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर 8, पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। इसमें बेसिकली 8 मार्कर्स ज़्यादा आते हैं। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ 3 मार्कर्स, 1-2 है, और बाकी ज़्यादातर सवाल 8 मार्कर्स के। उनको 3 मार्कर्स में भी पूछते हैं, तो उनका ही कंटेंट देख लेंगे। लिमिटेशंस आपसे पूछ रहे हैं आईने अकबरी के, और 14 में भी आया, 24 में भी आया। तो वी विल राइट एन इंट्रो अबाउट आईने अकबरी। ये तीसरा वॉल्यूम है अकबरनामा का, अबुल फजल साहब ने लिखा है, तो आप इन्हें अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, नाम हो गया, कोई बुक का टाइटल आप लिख रहे हो या कोई भी डेट्स लिख रहे हो, तो आपको उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। देन यू हैव द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है नहीं वैसे, क्योंकि 3 मार्कर है, तो आप जिस पॉइंट्स लिखेंगे। सो इन द पॉइंट्स, आईने अकबरी का सबसे पहला जो आपका लिमिटेशन है, दैट इज़ कि वो एक एजेंडा कैरी करता है। इट गिव्स यू द व्यू फ्रॉम टॉप। जो मुगल ऑफिशियल सोचते थे, जो एम्पायर सोचता था, वो नज़रिया आपको दिखता है। फिर अर्थमेटिक एरर्स भी हैं, डेटा में भी थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्मिटी हमें दिखती है। जिस लेवल पे डेटा आपके पास बंगाल, सॉरी, आगरा और दिल्ली के आसपास मिलता है, उतना डेटा आपको बंगाल या दूर के रीजन्स में, उड़ीसा वगैरह के रीजन्स में नहीं मिलता है। ऐसे ही प्राइस और वेज रेट्स की डेटाज अवेलेबल नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी पीरियड के इन्फ्लेशन को पता करने के लिए, कि वहाँ पे उस समय लोगों की परचेजिंग पावर कितनी थी और कितनी महंगाई थी। उसके लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपके पास एवरेज मजदूरी दर नहीं पता है कि एक काम करने वाले को कितना मिलता है दिहाड़ी का रोज़ाना, और जो ज़रूरत की सामान है उनका क्या प्राइस है, तो उसके बगैर, इन दोनों के बगैर आप इन्फ्लेशन तो नहीं पता कर पाएंगे। अगर आप इन्फ्लेशन नहीं पता कर सकते, तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एवरेज हाउस होल्ड का नहीं पता कर पाएंगे। दूसरा, एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायत इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट ऑफ कॉमन पीपल ड्यूरिंग द मुगल एरा। 2025 में नया सवाल है कि कैसे पंचायत आम लोगों के अधिकारों का की वकालत करती थी। तो अभी हमें पंचायत के फंक्शंस वगैरह से ज़्यादा ये बता रहे कि कौन से ऐसे फंक्शंस थे जो लोगों के बेनिफिट के लिए वो यूज़ में लाए जाते थे। तो वी विल राइट इंट्रो अबाउट पंचायत। मैंने ग्रामीण सोसाइटी का इंट्रो डाल दिया है कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते थे किसी भी ग्रामीण सोसाइटी के, कल्टिवेटर्स, द पंचायत, द हेडमैन। पंचायत पहले तो जुडिशियल बॉडी के तौर पे फंक्शन करता था, तो एक तो गाँव वाले की वहीं से मदद हो जाती थी। द आर्बिट्रेशन ऑफ पंचायत वाज ओपन फॉर ऑल। ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन तो ओपन था ही। अब इसमें बायसनेस दिखाते थे पंचायत वाले अपर कास्ट को लेके, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी मेंबर ज़्यादा होंगे। डिस्प्यूट्स सेटल करते थे, पब्लिक वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट का काम कर दिया, नेचुरल कैलेमिटीज़ में जनता की मदद कर दी। तो इस हिसाब से ये जनता के फ़ायदे के लिए, उनके अधिकारों के लिए, या जो उनका हक है उसके लिए काम करते थे। टू गेट कॉम्पनसेटेड आफ्टर द नेचुरल कैलेमिटी, ये भी उनका हक है। अच्छी सुविधा मिले,
इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, डैम्स के तौर पे, नहरों के तौर पे, ये भी उनका हक है। अब आते हैं भाई साहब 8 मार्कर पे, असली गेम तो यहीं का। इसमें से ज़्यादातर 8 मार्कर ही आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस किताब में सबसे ज़्यादा 8 मार्कर इस चैप्टर से मत, लेकिन इस चैप्टर से जब भी सवाल आया तो ज़्यादातर 8 मार्कर आया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचायत्स इन मुगल रूरल इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। असेस द रोल प्लेड बाय पंचायत्स इन विलेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो अगेन वी विल राइट द इंट्रो अबाउट विलेज पंचायत, और वही इंट्रो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा इनलार्ज करके कॉपी कर दिया है। 3 क्वेश्चन थे और पंचायत में जो है सारे बुजुर्ग बैठा करते थे। किन-किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे? पंचायत के स्ट्रक्चर के ऊपर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ के ऊपर, क्योंकि केवल पंचायत की ड्यूटीज़ और रोल्स लिख के तो ज़्यादा पॉइंट आपको मिलने से रहा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की भी बात करो, थोड़ा-सा हेडमैन की भी बात करो। अगर क्लियरली लिखा हुआ है हेडमैन का तब तो करना ही पड़ेगा, नहीं लिखा तब भी करेंगे पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। फिर लोकल डिस्प्यूट्स किस तरीके से निपटाए जाते थे, और अगर जातीय पंचायत को लिख सकते हो तो उसे भी लिख दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, पंचायत के स्ट्रक्चर की बात की है। कैसे पंचायत जो है एक हेटेरोजेनियस बॉडी थी, एक गाँव में अगर बहुत सारे कास्ट के लोग हैं तो पंचायत के भी बहुत सारे मेंबर्स डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं। इट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ ओलिगार्की, क्योंकि उसमें कुछ पंचायत के मेंबर्स थे, वही मिलके पूरा गाँव चलाते थे। जो मज़दूर थे, जो मीनियस बेचारे होते थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनको पंचायत में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। उनके मेंबर्स के, उनके कम्युनिटी के मेंबर्स नहीं होते थे पंचायत के उस लीडरशिप में। हालाँकि अगर वो कोई फैसला सुनाए तो वो उन पे ज़रूर बाइंडिंग होता था। पंचायत के रोल की हमने बात कर दी, जुडिशियल फंक्शन है, नेचुरल कैलेमिटीज़ में आपको कम्पनसेट करना हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो गया, कास्ट सिस्टम के टुवर्ड्स ओबीडियंस है कि नहीं, कि भाई आप अपने शादियों को अपने कास्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं। वो जो सोशल एक क्या कहते हैं ना वो अ, टू प्ले बाय द बुक, वो उस ज़माने में काफ़ी था और वो चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं। पंचायत हैड द अथॉरिटी टू लेवाई फाइन्स। हाँ, अब अगर आप आर्बिट्रेशन करते हैं तो यू हैव अथॉरिटी कि आप फाइन लगा सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। बहुत सेवर पनिशमेंट, मौत वगैरह ये सज़ा नहीं दे पाते थे, लेकिन कुछ जुर्माना वगैरह बहुत हो गया तो गाँव बदर कर दिया। गाँव बदर कर देना मतलब गाँव से बाहर निकाल देना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या है भाई कि इंडिविजुअल्स जो थे ना, लोग खुद ही पैसा इकट्ठा करते थे और पंचायत को कंट्रीब्यूट करते थे। दैट वाज़ द फाइनेंशियल पूल। टैक्स का हिस्सा इनको नहीं मिलता था, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने की ड्यूटी इनको थी। उसके बाद द रोल ऑफ हेडमैन, सबसे पहले तो इसके इलेक्शन की बात करेंगे। इसको मंडल भी कहते थे, मुकद्दम भी कहते थे, और बुजुर्गों के कंसेंसस से चुना जाता था। मतलब पंचायत में जो एल्डर लोग बैठे हैं वो अपना मिल बाँट के चुनते थे। मेन काम होता था टू प्रिपेयर द विलेज अकाउंट्स, जो अकाउंट बुक्स है कि किसके हिस्से में कितना टैक्स आ रहा है, वो ये बनाया करते थे विद द हेल्प ऑफ पटवारी। सो पटवारी वो सॉर्ट ऑफ अकाउंटेंट जो हेडमैन की मदद किया करते थे। ही मॉनिटर द कंडक्ट ऑफ विलेजर्स। सोशल ऑब्लिगेशन भी था कि भाई आप शादियों में देखिए, लोगों को देखिए अपने कास्ट के अकॉर्डिंग शादियाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ईस्ट में रेफरेंस है, ईस्ट इंडिया में मुगल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि मैरिजेस जो हैं वो जनरली मंडल के देख-रेख में, मॉनिटरशिप में होते थे। मतलब उनका प्रेज़ेंस वहाँ पे ज़रूरी होता था, इस वजह से कि लोग देखें कि अपने कास्ट के बियॉन्ड तो शादी नहीं हो रही है या दूसरे वर्ण के अकॉर्डिंग तो शादी नहीं हो रही है। फिर लोकल डिस्प्यूट्स में मेजरली कास्ट वाइज़ डिस्प्यूट ही होता था। लोअर कास्ट के लोग टैक्सेशन ज़्यादा माँग लेते थे, अपर कास्ट वाले तो उनके लिए कंप्लेन कर देते थे। अमूमन होता ये था कि रिम्यूनरेशन मिल जाता था। अगर रिम्यूनरेशन नहीं मिला आपको, एक्सटॉर्शन जो आपके साथ हुआ, रंगदारी हुई है, तो कई बार लोग जो है गाँव छोड़ के चले जाते थे। इसके बाद जाति पंचायत का ज़िक्र है। अमूमन कुछ इलाकों में हर जाति का अपना एक पंचायत होता था, जो सिविल डिस्प्यूट्स निपटाते थे। ज़मीन का मैटर हो गया, तलाक वगैरह का मैटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्रिमिनल डिस्प्यूट्स भी निपटाते थे, लेकिन उसको सरकार नहीं मानती थी। सरकार कहती थी कि इसको हम नहीं मानेंगे। सिविल डिस्प्यूट जो आपने निपटाया वो ठीक है, अपने कस्टम कस्टम के अकॉर्डिंग कर लो। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी तो है। जाति पंचायतों को ये एक अथॉरिटी थी कि आप अपने लेवल पे चीज़ों को कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप आईने एक बारी के इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस दोनों बताइए कि क्या महत्व है और लिमिटेशन क्या-क्या है? तो सब कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो आईने एक बारी का इंट्रो लिखेंगे, एक बरनामा का पार्ट है, अबुल फ़ज़ल ने इसको लिखा है। तो इसमें मैंने अबुल फ़ज़ल का वो किया नहीं है, अबुल फ़ज़ल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अबुल फ़ज़ल ऑन द ऑर्डर ऑफ एम्परर अकबर। और उसके बाद क्या-क्या चीज़ें आप लिखेंगे, फ्लो चार्ट मैंने अरेंज कर दिया है। सबसे पहले आप आईने एक बारी का इन्फॉर्मेशन देंगे, ओवरव्यू की क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें, देन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर लिमिटेशन की बात करेंगे और फिर जो है कैसे बाकी टेक्स्ट से अलग है वो बताएँगे। तो आईने एक बारी में आपको अमूमन सारी चीज़ें मिल जाती है, कोर्ट के लेआउट्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू एटसेट्रा एवरीथिंग। डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, मंज़िल आप भी है, सिपा आप भी है, तो तकरीबन इसके 5-6 वॉल्यूम्स हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिल जाता है। सोर्सेज़ जो रेफ़र किए गए आईने एक बारी को प्रिपेयर करने में वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यू कैन आल्सो मेंशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइन। मुगल एम्पायर के लिए आईने एक बारी एक बहुत बड़ा सोर्स था इंडियन ऑडियंस को जानने के लिए, क्योंकि अगर आप चौथे वॉल्यूम पे जाते हो तो उसमें इंडियन समाज के बारे में बात की गई है। फॉर द ऑडियंस उसके लिए बहुत ज़रूरी था, जो मुगल एम्पायर के बारे में जानना चाहते हैं या उस ज़माने के पीरियड को देखना चाहते हैं, इंडिया को देखना चाहते हैं, तो आईने एक बारी उनके लिए बहुत अहम सोर्स है। उसमें काफ़ी कंटेंट आपको इंडियन समाज और उस ज़माने के एडमिनिस्ट्रेशन का मिलता है। लिमिटेशंस जो ऑलरेडी हमने देख लिया, अरिथमेटिक एरर्स हैं, यूनिफ़ॉर्म डेटा नहीं है,
जितना वास्ट डेटा आपको आगरा और दिल्ली का मिलता है, उतना उड़ीसा और साइड के प्रोविंसेस का नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्राइस और वेज रेट का आपको कोई डेटा नहीं मिलता, जैसे आप इन्फ्लेशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं पता कर सकते। लेकिन इन सब लिमिटेशंस के बावजूद, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिटेशंस नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद आइन एकबरी इज़ द बेस्ट सोर्स टू नो अबाउट द मिडाइवल इंडिया, क्योंकि बहुत वास्ट कंटेंट है इसमें। केवल पॉलिटिक्स, वॉर, सक्सेशन की चीज़ें नहीं, जो उस ज़माने के क्रॉनिकल्स में हुआ करती थी, इसमें उसके बियॉन्ड भी चीज़ें, इंडियन एज अ सोसाइटी, यहाँ पे के लोग कैसे हैं, यहाँ पे बाकी रीजनल चीज़ों पे किस तरीके का कल्चर है, तो ये चीज़ें आपको आइन एकबरी में मिल जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्स्ट। वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मिलिट्री, आर्ट हो गया, फिजिकल सिस्टम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इवन एम्परर का थॉट भी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द मुगल एरा। इसी को 3-4 तरीकों से इन्होंने पूछा है। यहाँ पे देखो, ये है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इमेजिन इफ यू वर डेवलपिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट लाइफ ड्यूरिंग द मुगल एरा। आप मान लीजिए कि आप एक एजुकेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं फॉरेस्ट लाइफ के, जो मुगल एरा के लोग बिताते होंगे। व्हाट की एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्यूरिंग दैट टाइम वुड यू एक्सप्लेन, कि आप उस ज़माने में किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ कैसे थी, इसी को थोड़ा घुमा के इन्होंने पूछा। यहाँ पे सिंपल शब्दों में पूछा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो विल टॉक अबाउट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इंट्रो डालेंगे कि ईस्ट इंडिया, मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है फॉरेस्ट ही है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर एंटायर लैंडस्केप इज़ फॉरेस्ट। तो एक तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी, और उसके अलावा देयर लाइफ वाज आल्सो प्रीटी मच अफेक्टेड। फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ के बारे में पहले बात करेंगे। ओवरऑल क्या करते थे, कैसे सर्वाइव करते थे। फिर उनकी लाइफ बाहरी तत्वों से, चाहे वो स्टेट हो गया या ट्रेड करने आने वाले व्यापारी हो गए, या उसके बाद सूफी या रिलीजियस जो लोग हैं, उससे कैसे अफेक्ट होती थी वो देखेंगे। तो लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग वगैरह इन सब पे निर्भर रहते थे। खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, 6 साल 5 साल यहाँ कर लिया, फिर आगे जो है किसी दूसरे ज़मीन पे। जंगली कहा गया इन द कॉन्टेम्पोरेरी टेक्स्ट, क्योंकि जंगली का मतलब ये नहीं कि बहुत अनसिविलाइज्ड है, जंगली का मतलब इसलिए क्योंकि ये जंगल में रहते थे। सीज़नल एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे एक ट्राइब है भील, उनके रेफरेंस से बताया गया है। जैसे भील सीज़नल एक्टिविटी करती होंगी, वैसे बाकी ट्राइबल्स भी करते होंगे। जैसे स्प्रिंग में लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स कलेक्ट करते थे फ्रूट्स वगैरह। समर वाज़ रिजर्व फॉर फिशिंग। मानसून जो है कल्टीवेशन के लिए था, ऑटम और विंटर जो है वो हंटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे उस समय आपको गर्मी की ज़रूरत होती है। स्टेट कैसे इंटरफेयर करता था, 2 तरीकों से। पेशकश, यानी कि भाई कोई ऐसी डिमांड जो रेगुलर तो नहीं है, साल में 1-2 बार ली जाती है। इसमें जनरली एलिफेंट्स लिए जाते थे। और हंट, राजा अक्सर जो है अपने लोगों के साथ शिकार खेलने जाता था। उससे वो एक तो लोगों से मिल-जुल पाता था, और दूसरी चीज़ ये थी कि राजा जो है वो आम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था। इवन जो हंट सीन्स है उसमें अगर आप जानवरों को देखेंगे, तो ऐसे जानवर दिखाया गया है जिनसे वाक़ई में जंगल में रहने वाले लोगों को परेशानी होती होगी। तो उनको जब राजा मार रहा है, तो एक हार्मोनियस रूल का सिंबल जा रहा है कि राजा तो हमारे यहाँ के लोगों की रक्षा करता है, इन जानवरों से बचा के। ट्रेड की वजह से भी बहुत इंटरफेयर इनकी लाइफ में, क्योंकि ट्रेडर्स यूजुअली बाहर के लोग होते थे, और बाहर के लोगों से इनका व्यापार करना लाज़मी है। बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें प्लेस में नहीं होती, जो आपको फॉरेस्ट से लेना पड़ता है। तो बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थे जिनका बराबर बाहरी लोगों से इंटरेक्शन था, जैसे लोहानी है पंजाब के, दे वर एंगेज्ड इन ओवरलैंड ट्रेड टिल अफ़गानिस्तान, पंजाब होते हुए। फिर सोशियो कल्चरल चेंजेस हैं। इसमें धीरे-धीरे जो ट्राइबल कल्चर है, जो कबीलाई कल्चर होता था, हर कबीले का चीफ है, धीरे-धीरे ये चीफ जो है वो किंग्स बनते चले गए। उन्होंने आर्मी रिक्रूट करनी शुरू कर दी। जिस तरीके से मनसबदारी सिस्टम और इक्तदारी सिस्टम था, वैसे उन्होंने सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। जैसे अहोम किंग्स जो हैं वो ट्राइबल बैकग्राउंड से थे, बट उन्होंने पाइक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। प्रीटी सिमिलर टू मनसबदारी, इक्तदारी और अमानय का सिस्टम। इसमें भी उन्होंने लोग चुने और कहा कि हम आपको ज़मीनें देंगे, उस पे तुम टैक्स कलेक्ट करो, और फिर बदले में जो है आप अपनी आर्मी मेंटेन करो। हमारी आर्मी तो रहेगी, आपकी भी आर्मी रहेगी, जो लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, और फिर कभी अगर हमें आपके लोगों की ज़रूरत पड़ी इन द वॉरफेयर, तो हम आपको याद करेंगे। फिर उसके बाद रिलीजियस फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाता है। सूफीज़्म के बहुत सारे लोग आए बंगाल साइड में, फिर नॉर्थ में, कश्मीर वगैरह साइड में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीजियस एक्सपेंशन में मदद मिलती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्कर में भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द मुगल एग्रेरियन सोसाइटी। कि महिलाएं कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स थी, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे पहले मैंने उस ज़माने का एक डिपिक्शन दिया है कि द 16th एंड 17th सेंचुरी ऑफ रूरल इंडिया, लेबर और मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, चाहे आप एग्रीकल्चर करते हो या हैंडीक्राफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग करते हो। और उसमें महिलाओं का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब उनको आप हाउस होल्ड तक ही नहीं रह सकते। इनकी लेबर की रिक्वायरमेंट खेतों में भी है, और जो डेलिकेट क्राफ्ट्स हैं, जो बहुत ही क्रूशियल क्राफ्ट है, उसमें तो ऑब्वियसली महिलाएं ज़्यादा माहिर होंगी। दे आर एनीवे मोर क्रिएटिव दैन द मेल्स। तो यहाँ पे आपको 3-4 पार्ट में आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले वुमेन की क्या ज़रूरत थी फील्ड में और क्राफ्ट प्रोडक्शन में, बाइसेस किस तरीके से फेस किए जाते थे, फिर महिलाओं की ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या थी, इसका क्या असर पड़ता था,
प्रॉब्लम्स किस तरीके से फेस किए जाते थे। बाइसेस और प्रॉब्लम्स अलग है, मतलब एज ए वुमेन आपको जो बाइसेस फेस करने पड़ेंगे वो तो है ही, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स थे ओवरऑल। देन इनहेरिटेंस का इशू है, उसको देख लेंगे क्या वाकई में इनको इनहेरिटेंस मिलता था या नहीं मिलता था। एंशिएंट इंडिया में तो हमने देखा था कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट फॉर इनहेरिटेंस एज सच। वुमेन इन फील्ड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन दोनों में ज़रूरत पड़ती थी, खास करके जितना क्रिएटिव काम होगा, जितना कॉमर्शियल प्रोडक्ट होंगे, उतने ही ज़्यादा महिलाओं के एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बाइसेस जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके बाइसनेस है कि भाई आप इस पीरियड में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा होता था, महिलाएँ यूजुअली खेतों में नहीं जाती थी, अगर पॉटर कम्युनिटी की महिला है तो वो चाक नहीं छुएँगी क्योंकि अभी उनका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। ऑल्सो जो पान के बागानों में बंगाल में काम करती थी, वो भी पान के बागानों में जाने से मना, मतलब अवॉइड किया जाता था उनको, क्योंकि इसका जो काम है कोई रिचुअल्स में होता है, तो इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्म्स द रिचुअलिस्टिक्स इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस, ये उनका मानना था। तो ओवरऑल महिलाओं की इंपॉर्टेंस है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट में भी उनकी ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में भी ज़रूरत है, क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात दे आर द चाइल्ड बियरर, बच्चों को पैदा करके बड़ी करती है। और वो समाज जिसमें एग्रीकल्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है, मैन पावर बेस्ड समाज है, उसमें तो महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस वजह से ब्राइड प्राइस का कॉन्सेप्ट बहुत जगहों पे चलता था। एलीट और अपर कास्ट में यूजुअली नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो महिलाओं की ज़रूरत उतनी है नहीं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लेबर वर्कर्स हैं। लेकिन मिडल कास्ट में, लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी महिलाओं की, तो ब्राइड प्राइस वाज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस बैक देन। डाउरी की ठीक उल्टा, डाउरी में आप लड़के को पैसा देते हो शादी करने के लिए, यहाँ पे उल्टा आप लड़की को पैसा दे रहे हो, उसके परिवार वालों को। प्रॉब्लम्स, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता था, तो कई बार महिलाएँ जो है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, मैलन्यूट्रिशंस, इन सब की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। इनके इम्पोर्टेंस होने के बावजूद घरों में काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था। अगर कभी इन्फिडेलिटी या बेवफ़ाई के केसेज़ आते थे, तो महिलाओं पे काफ़ी ज़ुल्म होता था, मारा-पीटा जाता था। लेकिन अगर पुरुषों पे ऐसे इल्ज़ाम लगे और उनको प्रूव किया गया, तो उस पे कुछ कभी ख़ास ऐसा होता नहीं था। तो समाज वाज़ वेरी मच पैट्रियार्कल, टॉक्सिक पैट्रियार्की, जो इंस्टाग्राम पे आजकल चलता रहता है। तो इट वाज़ दैट वाज़, क्योंकि एक और इंसिडेंट है जिसमें ये बताया गया कि महिलाओं के नाम से अगर कोई दरख़्वास्त या पिटीशन भी गई है, तो उसमें महिलाओं का नाम नहीं है। उसको उसके क्लोज़ेस्ट मेल से एसोसिएट करके दिखाया गया कि ये डैश की माँ है, या डैश की पत्नी है, या डैश की अ, सिस्टर है, इस तरीके से जो है तो आइडेंटिफ़ाई करा गया, व्हिच शोज़ द लेवल ऑफ मेल्स इन्वॉल्वमेंट इन द सोसाइटी। उसके बाद एक और फैक्टर है कि इन सब के बावजूद महिलाओं के पास अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता था प्रॉपर्टी में। दे हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, वो उसको खरीद भी सकती थी, बेच भी सकती थी। इवन द विडो आल्सो हैड दिस यू नो पावर कि वो भी बेच सकती है, खरीद सकती है चीज़ों को। बहुत सारी महिला ज़मींदारी अभी एग्ज़िस्ट करती हैं। राष्ट्रीय ज़मींदारी है बंगाल की, वो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस बुक एज़ वेल। एनालाइज़ द रोल ऑफ ज़मींदार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अगेन ये 3 मार्कर में भी आएगा। अगर महिलाओं वाला 3 मार्कर में आता है तो ज़्यादा नहीं बताना। यू हैव टू जस्ट टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, उनके इनहेरिटेंस की बात करना, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर 2-3 पॉइंट लिख देना, खत्म कहानी। ओवरऑल हमें 4 से 5 पॉइंट लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़मींदार इन द मुगल पीरियड डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि वो करवाते थे लोगों से काम। ये बहुत हार्ड लाइन है कि भाई ज़मींदार काम करवाते थे, करते नहीं थे। सो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके पास होती थी। एक इकोनॉमिक और सोशल प्रिविलेज भी होता था, क्योंकि अपर कास्ट से ही मोस्टली ये लोग आते थे। तो ज़मींदारों का जो पावर है वो बेसिकली 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ज़मींदारी क्रिएट कैसे होती थी, फिर जनरल फीचर क्या-क्या है, फिर सोर्सेज़। देखो जनरल फीचर वाला जो हेडिंग है ना, वो सब जगह लग सकता है। तुम किसी सिस्टम की बात करते हो, किसी शहर की बात करते हो, किसी पर्टिकुलर किताब की बात करते हो, किसी शख्सियत की बात करते हो, उसमें भी तुम जनरल फीचर वाला पार्ट लगा सकते हो कि ओवरव्यू लिख दो, जो भी तुम्हें आगे लिखना है उसका कुछ-कुछ पॉइंट निकाल के। फिर रूरल सोसाइटी के ग्रोथ में क्या रोल था, रिलेशंस कैसे थे पीजेंट्स के साथ। तो हाउ कैन अ ज़मींदारी बी क्रिएटेड, या तो आप कॉन्क्वेस्ट कर लो, या लैंड्स को कॉलोनाइज़ कर लो, या ट्रांसफर ऑफ राइट, आपके नाम पे हमने ज़मीन लिख दी, स्टेट ने आपको दे दिया, सरकार ने दे दिया, खरीद दिया आपने। तो इस वजह से इस इन सब तरीकों से आप ज़मींदारी क्रिएट कर सकते थे। जनरल फीचर ज़मींदारों का डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, अपर पार्ट पे थे सोशल पिरामिड के, ग्रामीण लेवल पे तो इनसे पावरफुल कोई था नहीं। स्टेट के ऑफिशियल्स तो ग्रामीण सेटअप का पार्ट ही नहीं है ना, वो तो कभी-कभार आते हैं गाँव में टैक्स वगैरह कलेक्ट करने। 2 चीज़ें इनके पावर को डिटरमाइन करती थी, इनका कास्ट और इनकी खदमात। यूजुअली ये सब अपर कास्ट या कुछ मिडल कास्ट से होते थे, उनका भी डोमिनेंस होता था। और दूसरा ये स्टेट के सर्विस में भी होते थे कई बार, तो स्टेट का भी एक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन था। आर्मी बहुत ज़्यादा थी इनकी। आइन एक बारी डेटा देता, अगर आप ये डेटा मेंशन कर लोगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सोर्सेज़ ऑफ पावर मिल्कियत, स्टेट सर्विस जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो, फिर स्टेट सर्विस जिनको आप खिदमात कहते हैं। मिलिट्री रिसोर्स इनके पास था, फोर्ट्रेसेस थे, कैवेलरी है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी है, घोड़े भी हैं, तोप भी है, बारूद भी है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है राजाओं को। तो ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंशियल तो थे।
रूरल सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कैश को ग्रामीण समाज में प्रिवेल करवाना, पॉपुलर करवाना। पीजेंट्स को लोन दिया, कैश में दिया, अपने अनाज को बेचा, कैश में बेचा, कहीं कुछ खरीदा, कैश में खरीदा। एक हाट क्रिएट करके दिया जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर कैश में लेन देन कर सके, क्योंकि कैश से इकोनॉमी प्रोग्रेसिव बनती है। अगर आप बार्टर चलाते रहते हैं तो आप कंडीशन पे जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। देन कमिंग टू द रिलेशनशिप विद पीजेंट्री, हमारे फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है कि जमींदार ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन मिडावल इंडिया के कंटेंट को अगर हम देखें, चाहे वो आईने अकबरी की बात करें या कोई भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट की बात करें, तो उसमें ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव तो नहीं दिखाया गया। ऑब्वियसली ज़मींदार कुछ ऐसे एक्सप्लॉइटेटिव थे, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे भी थे जो पीजेंट्स के लिए एक तरीके से गार्डियन या पैट्रॉन थे कि जब ज़रूरत पड़ती थी उनके पास जाएँ। इसका एग्जाम्पल 2 देते हैं हिस्टोरियन कि अगर ज़मींदार एक्सप्लॉइटेटिव होते तो जो भक्ति ट्रेडिशन के लोग थे उन्होंने हर ऑपरेसिव एलिमेंट को टारगेट किया। जब उन्होंने उस क्लास को टारगेट किया है जो धर्म को एक आडंबर की शक्ल दे के उससे अपना फ़ायदा करता था, तो वो ज़मींदारों को क्यों नहीं टारगेट करेंगे? ज़मींदारों के बारे में या उसके अगेंस्ट में वर्सेस हमें भक्ति ट्रेडिशन में, या तो पहले फ़ेज़ के भक्ति ट्रेडिशन में जिसमें अलवर नायनार बसावना है, या बाद के ट्रेडिशन में नहीं मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हुआ, इक्का-दुक्का है, बट इस पूरे ट्रेडिशन के प्रति, इस पूरे फ्यूडल सिस्टम के प्रति तो ऐसा कोई वर्स नहीं मिलता। दूसरा, ज़मींदारों ने एग्रीडियन रिवोल्ट में पार्टिसिपेट भी करा, पीजेंट को सपोर्ट भी करा कई बार अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, तो इससे भी उनके और पीजेंट्री के बीच अच्छे रिलेशनशिप, पीजेंट्री मतलब किसानी करने वाले लोग, उनकी ज़मीनों पे यूजुअली ज़मींदारों के किसान पे ही ये पीजेंट करते थे। छोटा किसान पीजेंट होता है और बड़ा किसान फार्मर होता है। तो रिलेशनशिप पीजेंट्री के साथ ठीक ही थी एज़ कम्पेयर टू आगे जो होने वाला अंग्रेज़ों के ज़माने में। That is all about this chapter, and now we will start book 3 in the next video. I hope यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। I hope I am doing justice to the PYQs। मेरा काम है आपको आंसर राइटिंग सिखाना, मेरा काम है आपको पॉइंट्स बताना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है। एंड इफ़ यू आर इम्प्रेस्ड विद आवर कंटेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑब्वियसली किया तभी यहाँ तक आए हो। और अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ गिव मी अ हिंट। अपना नाम लिखना और सीधे लिखना यहाँ पे डैश में, आई एम अ हैरी पॉटर फैन। आई एम नॉट सेइंग यू आर अ हैरी पॉटर फैन, बट ये हमारा कोड वर्ड, ताकि ये पता चल जाए कि तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे थे। एंड नाउ यू शुड चेक आउट द डिस्क्रिप्शंस एंड द कमेंट बॉक्स। वहाँ पे तुम्हारे लिए सारे रिलेवेंट लिंक्स मैंने डाल दिए हैं, चाहे वो कोर्सेज की हो, किसी प्लेलिस्ट के हो। डू चेक इट आउट, एवरीथिंग इज ऑन डिस्काउंट। जो भी सेलेबल है और बाकी जो फ्री मटेरियल वो आपको वेबसाइट और ऐप दोनों जगह से मिल जाएगा। मी सुदाशु साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ T20 सीरीज। टिल देन बहुत ख्याल रखो अपना, कीप ग्राइंडिंग।